लाइफ में इतनी कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में। पहले से इतना अच्छा भी नहीं था दूसरों की कंपैरिजन, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था कि परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से लाइफ बहुत अच्छी थी। जैसे बड़े हुए तब पता चला कि चलो अपनों के लिए कुछ करना है, और अपॉर्चुनिटी भी मिली हमको कि हम कुछ कर सके। हम अमेरिका गए, वहाँ मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई भाभी ने, सब ने मेहनत की बहुत अच्छी तरह, और सब कुछ अच्छा रहा। तो हमें लगा कि हम अपनों के लिए अब कुछ कर सकेंगे। वहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो हम, और हमने किया भी, तो हमें लगा हमें खुशी मिली, अपनों को खुश देखकर हमें खुशी मिली। लेकिन वो अपनी खुशी थी, ये यहाँ आकर पता चला। उनकी खुशी में हमारी खुशी, अपनी खुद की खुशी थी, ये यहाँ आकर पता चला। और तो जो भी हमने आज तक किया है वो संवेदनशील ही है, स्वप्नशीलता थोड़ा बोलते हैं वो नहीं है। इतना 2 दिन में समझ में आया। मैं ऐसे सूरत गुजरात से आया हूँ, वैसे तो मैं यूएस में रहता हूँ, लेकिन कुछ बिजनेस हमारे यहाँ पे इंडिया में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसकी वजह से यहाँ पर भी हूँ और यूएस में भी बिजनेस ही कर रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर 2 दिन में जो क्या सीखा, तो पहली बात आपकी मेरे को अच्छी लगी, वो यही है कि मानव केवल ही केवल अपने सुख के लिए काम करता है, किसी और विश्वास की प्रॉब्लम है, नेगेटिव वर्क है, उसके पीछे का इंटेंशन उसका वही होता है कि उसकी पर्सनल खुशी हो। चाहे चाइना वाले कोरोना वायरस की प्रोडक्शन करें, उसका इंटेंशन भी यही था कि उसको पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करना। और किसी लोग कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही है कि प्रकृति में अभी जो कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसको पेड़ पौधे लगाएंगे, वाटर स्टोरेज की काम करेंगे, ऐसे भी लोग हैं। उसका इंटेंशन है कुछ अच्छा करना। कुछ ऐसे ग्रुप है इसका इंटेंशन है कुछ गलत करना, लेकिन उसका कुछ इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन उसका फल क्या है, सुख। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि स्वीकृति में सुख है। आपके सामने कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी परिस्थिति हो, उसमें आप मतलब पॉजिटिव सिचुएशन में आप स्वीकृति कर लोगे तो वही वहाँ पे मामला खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। ये 2 पॉइंट मैंने अच्छी तरह यहाँ पे सीखा। बेसिकली हम लोग शेड्यूल से हैं, शेड्यूल मध्य प्रदेश में है, और मैंने जो सीखा है, मेरे हस्बैंड कई सालों से इस चीज़ को अटेंड करते आए हैं और वो कुछ चीज़ें मुझे समझाते आए हैं। तो कल जो कुछ कन्फ्यूजन था मुझे यहाँ हमने गोष्ठी में शेयर किया, फिर हमने रूम में जाके भी शेयर किया। कल मैं भी सोच रहा था मेरी कुछ प्रॉब्लम साधना मतलब हम जो चीज़ फॉलो करते आए, जो हमारे माता पिता ने हमको सिखाया कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ जैसे बोलते ना, थर्सडे को हमें ये नहीं करना है, ट्यूसडे को हमें ये नहीं करना है, हम उस चीज़ को फॉलो करते हुए आज तक आए हैं, फॉलो करते हुए आए हैं आज तक, अभी तक। पर जैसे भैया ने परसों कहा था कि सुख क्या है, तो जैसे मेरा पर्सनली ये था कि मुझे लगता था कि जैसे जो लाइफ चलती गई, जो सर्कमस्टांसेस आए उस हिसाब से हम जीते गए। लगा जीवन में कि नहीं अब हमें जॉब करना चाहिए, पढ़ाई भी करना है पर जॉब करना चाहिए परिवार के लिए, सबके लिए। पर उसमें कहीं ना कहीं मुझे सुख मिला, उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकती, मुझे सुख मिला। और नौकरी की, सब कुछ किया, 16 साल नौकरी की, मैं एज ए HR रही हूँ। तो 16 साल नौकरी की, सब चीज़ें किया, आज वो चीज़ें छोड़ दी। ठीक है, वो भी मैंने स्वेच्छा से छोड़ी क्योंकि मुझे किसी और चीज़ में सुख मिल रहा था, इसलिए वो चीज़ छोड़ दी। पर पता चला कि वो भी शायद सुख नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी भी कि सुख फिर है क्या। जैसे मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं घर पे हूँ अभी
मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरी बेटी को मेरे पीछे कौन देखेगा? मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों 15-16 घंटे मुंबई शहर में कहीं जाना, मतलब आप 16 घंटे कम से कम बाहर रहोगे घर से। और अब इन केस ऑफ इमरजेंसी भी हम नहीं आ सकते। मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे यही कहा कि तुमको कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, मुझे 3 घंटे तुम्हारे पास पहुंचने में लगेंगे। तो मैं मेरे इन लॉज के पास जाके रही। क्यों? क्योंकि मैं सेफ रहूं, बच्चा सेफ रहे। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे अंदर इच्छा ही नहीं हुई कि मुझे अब नौकरी करनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई नौकरी, मतलब मैंने मेरी लाइन छोड़ के, जिस चीज़ के लिए मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, सब कुछ किया, जॉब करते करते MBA किया, सब किया, उसको करने की मेरी अब इच्छा ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूं। पर अब जैसे मुझे लगा, जैसे कल से मुझे कन्फ्यूजन की चीज़ है भैया, कि है ना, फिर सुख क्या है? हम घर को वो कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, मतलब मेरे दिमाग में बार बार एक ही एग्जाम्पल आ रहा था, वो पता नहीं वो छोटा सा क्या, कि आज मैं गृहिणी का जीवन जी रही हूँ। तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल आया जो मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर भी किया था, कि एक खुशी होती है कि मैंने कहीं से कुछ रेसिपी देखी और कुछ खाना बनाया, और मैं बहुत इच्छा से बना रही हूँ, भले ही वो पसंद आए ना आए, पर मुझे उसमें सुख मिला। कई बार होता है कि कहीं डिमांड आई, आज तुमको ये बनाना है, पर उसमें मुझे सुख नहीं था, वो मैंने मजबूरीवश किया, पर वो बनने के बाद अच्छा आउटपुट आया, उसका स्वाद अच्छा था, लोगों ने बोला बहुत अच्छा बना, उसमें भी मुझे सुख मिला। ये मेरा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो डेली लाइफ में हम फेस करते हैं। शायद मोस्टली हाउसवाइफ जो होती हैं वो लाइफ में ये फेस करती हैं कि ऐसा होता है। पर सुख तो ये भी है, और सुख वो भी था, तो फिर मैं कहाँ हूँ? ये मतलब मेरा कल से एक सवाल था जो मैं शायद संकोचवश नहीं बोल पाई आपसे। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है जो हम लोग लाइफ में डे टू डे जीते हैं, तो यही है सब। और जहाँ से एक्सेप्टेंस की जो बात होती है, सब चीज़ें हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस था। वो 14 साल पैरालिसिस से वो ग्रस्त थे। उनको 4 अटैक आए थे पैरालिसिस के। एक अटैक में उनका लेफ्ट साइड गया, दूसरे अटैक में उनकी स्पीच गई, उनका बोलना बंद हो गया, तीसरे अटैक में उनका राइट साइड भी गया, फोर्थ अटैक में वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए। तो इस सब चीज़ों से मेरी माँ भी बहुत परेशान थी, भली वो कर रही थी, वो उसमें अपना सुख ढूंढ के उन्होंने पूरी निष्ठा से पापा की सेवा की। पर जो आखिरी एक हफ्ता था जब मैं उनके साथ रही शादी के बाद, मतलब मेरी बेटी छोटी थी, वो रात भर सोते नहीं थे, हिचकियाँ लेते थे। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो मेरे भाई, वो लोग बहुत स्ट्रांग है, मेरे भैया, मेरे दोनों भाई, मेरी मम्मी, पर वो सब रोए, मेरे एक आंसू नहीं निकले। तो लोगों ने मुझे बहुत जज किया कि आप क्यों नहीं रोए, पर मुझे रोना नहीं आया। पर आज वो याद करती हूँ तो कहीं ना कहीं रोना आता है। तो पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये मेरा फर्स्ट है। और मेरे हस्बैंड मुझे कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें, तो कहते हैं ना, एक ईगो भी आ जाता है, तर्क भी करते हो आप, पर लगता है कि नहीं वो ठीक है, वो शायद उनकी बात मुझे कन्वे नहीं हो रही है, या कई बार मेरी बात उनको कन्वे नहीं हो रही है, पर हम लोग कहना एक ही चीज़ चाह रहे हैं, हम लोग करना हमारा एक ही है, पर हम लोग हमारा शायद तरीका अलग अलग है, जीवन जीने का हमारा तरीका अलग है, पर कहीं ना कहीं हम लोग जाना एक ही जगह चाहते हैं, हमारी डेस्टिनी एक ही है। ये मेरा कंक्लूजन है, पता नहीं क्या है। कन्फ्यूज़न नॉर्मली होता ही है, और जब तक हम थोड़ा आगे और चले जाते हैं धीरे धीरे वो सेटल होता है। जैसे मैं फिर से कुछ बातों को आपके सामने रिपीट करता हूँ, और एक बार ये ध्यान चला जाए कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ रहे हैं। मैं स्टेप ए पे होता हूँ, आप डी खोज रहे होते, इसलिए वो परेशानी आती। एक तो हमने ये कहा कि जो हमारे दोनों भाई बहन ने शेयर किया कि मानव इस धरती पे जो कुछ भी करता है वो किसी सुख की तलाश में करता है, अच्छा करे बुरा करे, एक बात तो ही हो गया। उसमें जो एक अच्छी बात इन्होंने कही कि अब तक हम सोच रहे थे कि अपनों के लिए हमको कुछ करना है, अब पता चला कि मेरे सुखी होने के लिए मेरे भीतर ये निष्कर्ष आया कि मैं अपनों के लिए कुछ करूं तो इससे मैं सुखी होऊंगा। यदि अपने सुखी होते हों और उससे मुझको सुख ना मिलता हो तो क्या मैं करूंगा? ये बात आ गई भाई। सामने वाला तो जैसे कल काकड़े जी ने कहा था कि वो तो दान मांगने गए थे,
और उसी के चाचा मामा ताऊ थे या उसके पिताजी थे, उसको नहीं, उसको उसमें सुख नहीं मिल रहा है, तो तुमको जो सुख मिले तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन मुझको सुख नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे एक बात ये बहुत गहरे में स्थिर होती है कि हम जो कुछ भी करें, परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें, अच्छा करें, बुरा करें, मूल में मैं मेरे सुख की तलाश में कुछ करता। अब मेरे सुख का डेफिनेशन, आवाज क्यों करता नहीं, ये जो वॉइस आ रही है क्यों आ रही है, और दूसरे को भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे एक काम हुआ कि हमारे भीतर एक सरलता आई, एक आराम आ गया। भाई जो कर रहा हूँ मेरी, मैं शिविर चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ? मेरी खुशी के लिए चला रहा हूँ, ठीक। इसमें किसी पे एहसान नहीं। तो मैं यदि इस काम को करता हूँ तो इससे मुझको कोई तृप्ति मिलती है या मेरी कोई ग्रोथ होगी, ऐसा मान के करता हूँ, है ना। मेरी पूर्णता के लिए ये मैंने इसको साधना के रूप में स्वीकार रखा है, इसलिए मैं इस काम को करता हूँ। आपको अच्छा लगता है, हम दोनों को अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम मैं भी कर रहा हूँ ये हम सबके लिए, हम सबकी खुशी है, इसलिए सबको अच्छा लगता है। मैं कमरे में बैठ के दारू भी पी सकता हूँ, है ना, वो मुझको दारू पीना अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरी फैमिली की खुशी नहीं है, मेरी फैमिली उसमें सहमत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक तो बात ये निकल के आ गई कि हम जो कुछ भी करते हैं, प्यार करें, युद्ध करें, मैंने ये मान के ही करता हूँ कि मैं किसी का मर्डर करूँ तो भी मेरे को लगता है कि इसका मर्डर करने से मेरा दुख कम होगा, या इसने मेरे को दुख दिया है, या किसी जाति विशेष ने मेरे को हमारी जाति को दुख दिया है, इसलिए इनको दुख दो। तो चाहे जाति को लेके मेरी मान्यता है, चाहे देश को लेके मेरी मान्यता है, चाहे किसी व्यक्ति को लेके मेरी मान्यता है, अंततः या तो मेरा दुख कम होता हो या मेरा सुख बढ़ता हो, इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ वो करता हूँ। तो इससे एक हल्कापन हमारे भीतर ये आ गया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मेरे सुकून के लिए करता हूँ। तो कोई समाज सेवा जैसा कोई काम नहीं होता है ना। फाइनली या तो मेरे को कोई काम करने से पैसा मिलता है, मैं पैसे के लिए कोई काम कर रहा होता हूँ, या मेरे को कोई काम करने से संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं कोई काम कर रहा होता हूँ। बिना पेमेंट के कोई काम नहीं होता है। बढ़िया सूत्र है, संतोष है तो प्रतिफल नहीं, प्रतिफल है तो संतोष नहीं। जब मैं किसी काम का पैसा लेता हूं तो पैसा उसका पेमेंट होता है, जब मैं किसी काम का पैसा नहीं लेता हूं तो संतोष प्रतिफल होता है। जैसे कोई शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से कोई सेवा का काम करता है, तो शुद्ध चित्त से सही अर्थों में सेवा का काम करने से आदमी को चित्त शुद्धि का पेमेंट मिलता है। चित्त शुद्धि होना किसी भी व्यक्ति के लिए, ज्ञान के दरवाजा खोलने के लिए एक मिनिमम लेवल का चित्त शुद्धि हमारी जरूरत है, उससे कम में वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं ये पहचानता हूँ कि हाँ, पैसा मेरी कितनी ज़रूरत है, ज्ञान मेरी कितनी ज़रूरत है, पैसे के लिए मुझको क्या करना है, और मेरे सुखी होने के लिए, ज्ञान के लिए मुझको क्या करना है। तो फिर मैं तय करता हूँ, उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली को सेट करता हूँ। किसी समय तक आदमी पैसा कमाता है, किसी समय के बाद दान करना शुरू करता है। क्यों करता है यार? इतनी मेहनत से कमाए हो, क्यों कर रहे दान? हाँ, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि कभी कमाने में खुशी थी और जब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब लगता है इसको बांटो, इसको रखने में ठीक नहीं लग रहा है, अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अब आपको उसको कहीं ना कहीं ठीक जगह पहुंचाना है। सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। तो जब तक किसी साधन का सदुपयोग नहीं होगा वो आपको काटेगा। तो उस साधन का सदुपयोग सुनिश्चित कराना आपकी आवश्यकता है, वो आपकी ज़रूरत है। नहीं करोगे तो वो आपको परेशान करेगा। तो इसका मतलब दान दे के अपने अहंकार का पोषण अपन नहीं कर रहे हैं, ये क्लैरिटी हमारी हो जाए। तो अपने धन को दान करके हम अपने धन का सदुपयोग करके अपनी खुशी को पा रहे हैं। आपके घर में कोई चीज़ आपके लिए बेकार है, लेकिन वो बेकार पड़ी भी आपको लगता है कोई दूसरा उसको यूज़ कर लेता है, तो आपको बहुत खुशी होती है। आपकी एक साइकिल है, पुरानी हो गई है, आपकी एक गाड़ी है, पुरानी हो गई, आपको लगता है ये मेरे काम की नहीं है, या हमारे परिवार में दूसरी गाड़ी आ गई है। वो गाड़ी आप बेच भी सकते हो, लेकिन यदि कोई आपको लगता है कि कोई दूसरा उसको यूज़ कर ले, और दूसरे को यूज़ करते हुए देख के आपको बहुत खुशी होती है कि मेरे साधन का सदुपयोग हो रहा है। तो जो भी मेरा तन मन धन है, मेरे पास 3 प्रकार के साधन है, मेरे पास तन है, मेरे पास मन है, मेरे पास धन है, तीनों का सदुपयोग होना। जब भी मेरे मन का सदुपयोग नहीं होता है तो मैं परेशान होता हूँ। आओ चुगली खेलें, ठीक है। शाम तक आपको लगता है आज क्या निकला, तो पता लगता है आज का दिन बेकार चला गया।
तो इस रूप में कहा कि मैं जो भी कुछ करता हूँ मेरे सुख की तलाश में करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, सुख क्या है? तो सुख क्या है, पहले अपन सुखी हों, कैसे सुखी होंगे इस पे अभी बात नहीं कर रहे, पहले सुख को समझने की कोशिश कर रहे। सुख फ्रूट है, स्वीकृति रूट है। जिस क्षण मैं कोई चीज को स्वीकारता हूं वो मेरे को सुखद लगता है, मैं कोई चीज को अस्वीकार करता हूं मेरे को दुखद लगता है। मतलब मैं मेरी स्वीकृतियों के साथ हूं, इसका नाम सुख है, और मैं मेरी स्वीकृतियों के साथ नहीं हूं, इसका नाम दुख है। तो पहले इसको जांच लें ऐसा है कि नहीं है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि मैंने कोई रेसिपी अपने मन से बनाई, आपने कोई रेसिपी, कोई खाना अपने मन से बनाया, उसके लिए आपकी स्वीकृति है, तो आपको अच्छा लग रहा है। बनने के बाद किसी ने कहा बिल्कुल खराब बना है, ये खराब सुनने की आपकी स्वीकृति नहीं है, तो आपको ठीक नहीं लग रहा है। फिर किसी दूसरे ने कहा कि आज यही चीज बनाओ, वो चीज बनाने की आपकी उतनी स्वीकृति नहीं है, वो चीज बनाने की स्वीकृति नहीं है लेकिन उस व्यक्ति के प्रति स्वीकृति है। रोड चलता आदमी आपसे आके बोले कि आज ये बना दो, बनाओगे? नहीं बनाओगे। पति कह रहा है कि बना दो, तो उस डिश के प्रति स्वीकृति कम है लेकिन पति के प्रति स्वीकृति है। आप निर्णय ले सकते हो कि नहीं बनाऊंगी। तो नहीं बनाने का निर्णय लेने का मतलब ज्यादा दुखी होना, और बनाने का निर्णय लेना मतलब कम दुखी होना या सामान्य स्थिति में रहना। लेकिन बनने के बाद बहुत एप्रिसिएशन मिला, वो जो एप्रिसिएशन मिला उसकी आपकी स्वीकृति है। तो ये क्षण क्षण का हिसाब है। तो क्षण क्षण यदि मैं स्वीकृति के भाव में हूं तो मैं सुखद फील करता हूं, और यदि मैं स्वीकृति के भाव में नहीं हूं तो मेरे को सुखद फील नहीं होता है। इसको अपन जान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। अभी सही गलत की बात नहीं हो रही है, मैं सुखी कैसे होऊंगा इसकी बात भी नहीं हो रही है। अभी केवल इतनी बात हो रही है कि मानव में सुख दुख की घटना कैसे घट रही है। सुख दुख एक फ्रूट है, तो उसके नीचे जो रूट है वो स्वीकृति या अस्वीकृति है। यहां तक बात ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये ठीक हो गया? देखो, ये मेरे बोलने से ठीक नहीं होता है। जब आप अपने में जांच पाते हो कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, बस उस समय ठीक हो जाता है। तो ये पूरा काम ऐसा है कि जिसमें बोलने का काम बहुत छोटा है, आपका जांचने का काम मुख्य काम है। तो जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको आप जांच पाओ, इसलिए आपस में गोष्ठियां करो, इसलिए उसको बोलो, इसलिए उसको जी के देखो। आपको अपने भीतर दिख जाए कि हमेशा ये नियम ऐसे ही काम करता है। जो हम सुखी होने की बात कह रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि भाव और विचार की स्थिरता हो जाए। अभी हमारे पास मानव के बारे में कुछ, अभी जैसे आपने चर्चा में कहा कि हमारी डेस्टिनी तो एक है पर हमारे काम करने का तरीका अलग अलग। इसका ये एक सीधा मतलब है कि हम आपस में तकरार नहीं चाहते, हम आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं चाहते हैं, हम साथ चलना चाहते हैं। लेकिन साथ चलना चाहने में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई दे रहा है या जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं, आपस में प्यार का वो आधार मौजूद है जो ये कहता है कि नहीं हम एक ही हैं, लेकिन घटना बताती है कि हम अलग अलग हैं। हम उसको कोप अप भी करना चाहते हैं, हम उस गैप को फिल अप भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझको वो आधार नहीं मिलता है जिसमें कि उस गैप को हम एक कर सके। अब दोनों में समानताएं क्या देखें? अब एक समानता हमको मिल गई कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। अब यदि मान लीजिए कोई ये ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी स्वीकृति नहीं है, लेकिन अब आपका इस बात पे ध्यान चला जाता है कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो इनके लिए ये सुख है। तो घटना से हटके जैसी प्रक्रिया में गए, आप उस घटना को स्वीकारने की जगह में आते हो। जैसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे घर में बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बच्चे पढ़ते नहीं, तो हम क्या करते हैं? पहले समझाते हैं, फिर आवाज़ ऊंची करते हैं, फिर डांटते हैं, फिर कमेंट करना शुरू करते हैं, है ना? फिर हाथ पैर भी चला सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसी स्थिति बने। एज के अनुसार भी बच्चे जवान हो जाते हैं तो हाथ पैर तो नहीं चला सकते, फिर अपन दुखी हो जाते, मान नहीं रहे। बच्चा छोटा रहता है ना, अपनी आवाज़ अलग टाइप की रहती है। वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो आपका वॉइस बदल जाता है। क्या हो गया भाई, इतने विनम्र कैसे हो गए आप?
अब मजबूरी है, अब शरीर आपके जैसा ही हो गया है, जवाब दे सकता है। तो हम डांटते हैं। एक बच्चा मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ है, वो नहीं पढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? स्वीकार लेते हैं। लेकिन वो बच्चा जो सामान्य है वो नहीं पढ़ रहा है, तो हम ये स्वीकार नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का गणित देखिए। एक सामान्य एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझको 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं ए से मांगने गया, तो चर्चा करने के बाद पता चला इसका देने का मन तो है पर देने की स्थिति नहीं। मैं बी के पास मांगने गया, चर्चा करने से ये फीलिंग आई कि है तो सही पर देना नहीं चाह रहा है। दोनों ही स्थितियों में रिजल्ट सेम है, पैसा नहीं मिला है। लेकिन मैं किस में दुखी हुआ, किस में दुखी नहीं हुआ? दूसरे वाले में दुखी हुआ, पहले वाले में दुखी नहीं हुआ। इससे एक बात समझ में आई, वस्तु नहीं मिली मैं इससे पीड़ित नहीं हुआ, भाव नहीं मिला मैं इससे पीड़ित हुआ हूं। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। वस्तु नहीं मिली ये मेरी पीड़ा नहीं है। मैं किसी के पास काम के लिए, किसी मिनिस्टर के पास गया, किसी अधिकारी के पास गया, उसने मेरे को प्रॉपरली अटेंड किया, काम नहीं हुआ। दूसरे के पास भी गया, काम नहीं हुआ, लेकिन उसने ठीक से अटेंड भी नहीं किया। लेकिन जिसने अटेंड कर लिया उसके प्रति शिकायत नहीं है कि काम नहीं हुआ। यार उसने कोशिश तो की, उसने कम से कम भाव तो दिया। तो इसका मतलब है कि हम वस्तु के मारे हुए नहीं हैं, हम भाव के मारे हुए। अब वो बच्चे के साथ क्या हुआ? तो मैं ये मानता हूं कि ये पढ़ सकता है और नहीं पढ़ रहा है, वहां से मेरा टेम्पर लूज होना शुरू होता है। जब मैं मानता हूं कि ये दे सकता था और नहीं दिया, जब मैं मानता हूं कि ये पढ़ सकता है और नहीं पढ़ रहा है, वहां से मेरा टेम्पर लूज होना शुरू होता है। इसका मतलब है कि आपको आदमी का नियम मालूम नहीं है। आदमी का नियम ये कहता है कि वो सम्मानित होना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, वो सुखी होना चाहता है। आज यदि जब तक हम कॉलेज में हैं तो हमारा सम्मान किस बात पे है? सबसे अधिक सम्मान क्या चीज पे मिलता है? आप पढ़ने में अच्छे हो, ये बहुत बड़ा सम्मान है। कॉलेज तक सबसे बड़ा सम्मान इस बात का है कि आप पढ़ने में अच्छे हो। और कॉलेज से निकलने के बाद सबसे बड़ा सम्मान इस बात का है कि आपके पास पैसा कितना है। चोरी से आया, डकैती से आया, इससे कोई मतलब नहीं, बस पैसा आया, इतना इंपॉर्टेंट। इसलिए पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं कि कुछ भी करो, एक बार आप सीएम बन गए, कोई नहीं पूछता कैसे बने, बन जाओ बस। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तरह की धारा मौजूद है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि बेसिकली मुझको आदमी का नियम मालूम नहीं है कि वो सुखी होना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, वो सम्मानित होना चाहता है। उसको भी पता है कि पढ़ाई करने से मेरे को सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं करता है। इसका मतलब पढ़ाई उसके लिए सुखदायी नहीं है। इसका मतलब पढ़ाई उसके लिए सुखदायी नहीं है। तो पढ़ाई उसके लिए सुखदायी नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं पढ़ रहा है। अब ये भ्रम को, अब इसमें कोई भ्रम नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है ना। मैंने तो मेरे घर में इस बात को देखा है, मेरे बेटे को पढ़ने में रुचि नहीं थी, शुरू से कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। और मेरी वाइफ परेशान होती थी, ये बाप तो निखट्टू निकल गया, बेटा भी निखट्टू निकलेगा। निखट्टू समझते हो? जो पैसा नहीं कमाता है। दुनिया समझ नहीं रही है, हम कुछ बड़ा चीज़ कमा रहे हैं, वो उसको दिखता नहीं। पैसा कमाया तो काम का आदमी, पैसा नहीं कमाया तो बेकार आदमी। खैर, मैं इस बात से कभी परेशान नहीं हुआ और इस बात से खुश रहता था कि उसकी पढ़ने में रुचि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत काम की चीज़ नहीं थी। तो पढ़ेगा तो क्या करेगा? मुंबई में जाके नौकरी करेगा। और नहीं पढ़ने में रुचि कम होगी तो क्या करेगा? साथ रहेगा, कुछ एंटरप्राइज करेगा। ये मैं बचपन से जानता था जब वो छोटा था। आज वो घटना घट गई। उसने सिविल इंजीनियरिंग किया, अपनी कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए अपना कंस्ट्रक्शन की, उसको शुरू से कंस्ट्रक्शन का एक वो था, पैशन था।
तो जब उसको जब स्कूल टाइम में बोलता था कि मेरे को से जब 12th के बाद आया तो बोले सिविल इंजीनियरिंग करना। मैं कहाँ से आ गया सिविल इंजीनियरिंग? तो मैं समझना चाहता था कि ये किसी ने इसके ऊपर पोस्टर चिपका दिया है या ये इसकी अपनी चॉइस है। तो उसने बड़ा बढ़िया आंसर दिया 11th के आसपास। कहता है जब मैं मिस्त्री को ईंट पे ईंट रख के चिनते हुए देखता हूँ तो मेरे को कुछ कुछ होता है। मैं खुश हो गया, मैं फिर तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। खैर उसने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। सिविल इंजीनियरिंग ले लिया, अब उसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन तो प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट होता है। प्राइवेट की अपनी परेशानियां हैं, मतलब प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम आदमी में है। प्राइवेट वाला अपने तरीके से तंग करता है, सरकारी वाला अपने तरीके से तंग करता है। तंग तो तुमको होना है। अब जिस तरह के वातावरण में वो बच्चा पला है, उसको ना तो जी हजूरी करने की आदत है और ना उसको गोलमाल करने की आदत है, ना उसको चोरी करने की आदत है। अब ये सारे काम किए बिना होता नहीं। आपको सरकारी सिस्टम में काम करना है तो जी हजूरी अलग से करो, पैसा अलग से पहुंचाओ, उसकी साहब की बीवी की सब्जी भी ला के दो, और ना वो तो सारी अपेक्षाएं हैं। उसको इसमें से कोई काम करना नहीं है और साहब का कोई साहब नहीं है। एक पॉइंट के बाद वो आर पार कर देगा खड़ा होके है ना। सरकारी टाइप की जॉब खड़े खड़े छोड़ के आ गया, नहीं करनी है पापा। मैं मेरे से पूछा क्या करूं, मैं तेरी देख ले भाई। तो खैर 4 साल में 3 साल में सब छोड़ छाड़ के, घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग है, देसी गुजरात की मेहरबानी है, 30 गिर गाय हैं, 32 गिर गाय हैं, बढ़िया 17 एकड़ का प्लॉट है, हम 2-3 दोस्त मिलके करते हैं। तो सब छोड़ छाड़ के उसमें आ गया, अब सारा काम वो संभालता है। ठीक है, बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया अपन मुक्त हो गए। अपन पहले से ही मुक्त थे, अभी रजिस्टर्ड मुक्त हो गए। मैंने तो मतलब शादी के 3 महीने बाद जॉब से रिजाइन किया और आज तक एक पैसा नहीं कमाया, खुले आसमान के नीचे, है ना। तो मैं जैसा एक एक कैलकुलेशन करके, जैसे शादी के पहले से कैलकुलेशन करके चला था कि शादी करना है और एक बच्चा होना है, एक से ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि यदि सामाजिक जिम्मेदारी निभानी है तो अपनी जिम्मेदारी कम से कम हो। तो जितना कैलकुलेशन करके चलता रहा, एक एक मूव वैसे ही आके पड़ा है, एक एक मूव। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारी क्लैरिटी है, लक्ष्य को लेके हमारी क्लैरिटी है और लक्ष्य को लेके फिर हमारा भाव भी हमारी फैमिली तक भी पहुंचता है, हमारे बच्चे तक भी पहुंचता है ना। खैर, तो इस घटना का इतना ही मतलब हुआ कि जब वो पढ़ता नहीं था तो मम्मी परेशान होती थी, और परेशानी पत्नी परेशान होगी तो अपने पे आती है परेशानी। तो कोई पेपर उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था, अच्छा वो उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर कभी ना कभी मेरे को बुला ही लेता था। वो मेरे को बुलाता था तो मैं उसको जीवन समझाता था, और मेरे को समझाता था तुम्हारा लड़का ये पूरा कॉलेज में स्कूल में हड़दंग मचाए हुए अच्छा, घर में उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग थी, एकदम सीधा बच्चा, और कॉलेज में वो कॉलेज का दादा था, ये हमको पता नहीं था। तो धीरे धीरे उसका एक आध पेपर कोई रुक गया। बोले यार क्या करें अब? तो फिर हम दोनों मिलकर योजना बनाते थे कि मम्मी से कैसे निपटना है। ऐसी हम दोनों की दोस्ती रही। मैं कमाता नहीं था, वो पढ़ता नहीं था। अब इस बीच में सारा सेटलमेंट करना है, तो मैं अब उसकी कोई इच्छा है और मेरे को वो इच्छा पूरी करनी है, और इच्छा मेरी पहुंच के बाहर है, तो मेरे को उसको कन्विंस करना है, देख भाई अपनी इनकम इतनी नहीं है और अपने को इसमें ऐसे चलना है। तो कई बार वो उसको सेट कर लेता था, कई बार बोलता था इतना तो कमाना ही चाहिए था ना। मैं बोला यार देख बात तेरी ठीक है। तो ऐसा हम दोस्ती में जब वो बहुत छोटा था तब भी बात करते थे। तो मैं सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि परेशानियां, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें परेशानी नहीं होती है, जिसमें ऐसी सिचुएशंस नहीं आती हैं। लेकिन हमको अभी परेशानी पे संवाद करना नहीं आता है। हम परेशानी से खुद भी प्रभावित हो जाते हैं, जैसे ही हम प्रभावित होते हैं फिर संवाद करने के लायक नहीं बचते हैं। आप संवाद तब कर सकते हो जब आप प्रभावित नहीं होते हो। मैं जिस मकान में रहता था वो किसी ने हमको दान दिया था। भाई तुम दान मतलब तुम रहो। और वो मकान सामान्य था, दान आदमी ऐसी चीज देता है जो उसके काम की नहीं होती। तो हमारी वाइफ का ब्रदर आ गया, वो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में वो सीनियर साइंटिस्ट रहे, IIT खड़गपुर के पास आउट थे।
तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनको कंसल्टेंट के रूप में बुलाया। अब छत्तीसगढ़ में आएगा, रायपुर आएगा तो हमारे घर तो आएगा, ये बहन है। अब घर देख के उसको बड़ा खराब लग गया, हमारी बहन ऐसे घर में रह रही है, 6 भाई की इकलौती बहन, और 5 साल दामाद ढूंढा, वो निकट्टू निकल गया। तो मेरे से तो कुछ नहीं बोलते, बहन से थोड़ा सा उन्होंने कुछ शेयर कर दिया। नेचुरल है, बहन भी थोड़ा सा उदास प्रभाव आ ही जाता है। उसने मेरे से कहा, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, ये सब ठीक करना ना बाद में। बाद में जब चर्चा हुई, मैं देखो अब शांति से बैठते हैं। देखो मैं कहा, देखो दिल्ली वाला मकान तो अपना है ना, वहाँ झंझट होता है कि नहीं? इसका मतलब झंझट मकान का है कि झंझट स्वयं के प्रति विश्वास का है? मकान अच्छा होता, इससे हमको बुरा नहीं लगता, वो स्थिति नहीं है। अपने भीतर शुरू से कोई ऐसा गेयर लग गया जिसमें कि मकान, गाड़ी, पैसा, पद कुछ भी प्रभावित नहीं करता है, तो मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं तो मैं संवाद कर सकता हूं। यदि मैं भी प्रभावित हो जाता हूं तो मैं संवाद नहीं कर सकता। तो धीरे से ये बात की क्लैरिटी बन गई कि हम वस्तु से पीड़ित नहीं हैं, हम भाव से पीड़ित हैं। या तो अपने भाव से पीड़ित हैं या अपनों के भाव से पीड़ित हैं। यदि हमारी ये क्लैरिटी बनती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी पत्नी किसी बात से दुखी है तो मैं भी उसमें दुखी हो जाऊं। वो चीज मेरे को प्रभावित नहीं करेगी और मैं बता पाऊंगा, देखो ये मामला ऐसा है। हाँ, कहीं मेरी गलती है, एक पति होने के नाते मुझको जो करना चाहिए था मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वीकार लूंगा, भाई ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, तुम इसको निभाओ, इसमें मेरे को तुम्हारा सहयोग चाहिए, और ये अभी की स्थितियां ऐसी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी अवतारी होकर पैदा होते हैं, लेकिन इतनी है कि अपनी यथास्थितियों को स्वीकार किया जाए। अपने आप को ओवर प्रस्तुत हम कम से कम पत्नी के साथ तो आप नहीं कर सकते। तो पत्नी के साथ मेरे को एक ही बात समझ में आई कि मित्र बन के ही रहा जा सकता है, दोस्त बन के ही रहा जा सकता है। यदि हम सही अर्थों में दोस्त हो जाते हैं तो पति पत्नी से बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता। इतनी शानदार जोड़ी है ये पति पत्नी के रूप में। कुछ कमियां पति पत्नी में है जो पति निभा लेगा, और कुछ कमियां पति में है जो पत्नी निभा लेगी, और दोनों मिलके पूरे हो जाएंगे। जहां दोनों मिलके एक हो गए, संसार पैर के नीचे। पैसे से नहीं, पैसा काम नहीं करता, पद काम नहीं करता, केवल इमोशन ही काम करता है। इमोशन अपना काम करता है, इमोशन अपने पड़ोसी का काम करता है। तो इस सारे मामले में यदि हमको ये स्वीकार होता है कि मानव सुखी होना ही चाहता है और बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि पढ़ाई उसके लिए सुखदायी नहीं है, तो क्या किया जाए? अब सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ जी बहन, सुख क्या होता है वो बता रहा हूं। तो एक एग्जाम्पल पे आपका ध्यान चला जाएगा तो बात आगे हो जाएगी। सुख क्या है? अब ये वो है, परिस्थिति है, इसमें सुख क्या है? तो मुझको पता है कि बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई उसके लिए सुखदायी नहीं है। तो सुख क्या है? समाधान बराबर सुख। अब इस सिचुएशन में समाधान क्या है? समाधान बराबर सुख है। हर परिस्थिति में मैं एक प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन के साथ हूं, और उस प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि उसको इंप्लीमेंट करके, उसको क्रियान्वित करके मैं खुश हो गया हूं। और यदि खुश नहीं हुआ हूं, इसका मतलब प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन नहीं है। मेरी कल्पना में कोई विचार है लेकिन वो प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब तो समाधान ही सुख है, समस्या ही दुख है। तो हर जगह में, हर आयाम में, हर भाव और विचार की स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरे पास एक प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन है। मेरे सामने कोई अंधी दीवार नहीं है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे को समझ में आया कि इसके लिए पढ़ाई सुखदायी नहीं है। तो क्या करूं? पढ़ाई सुखदायी कैसे हो जाए? क्या करूं? टीचर बदल सकता हूं, स्कूल बदल सकता हूं, मैं थोड़ी मेहनत कर सकता हूं। इसके बावजूद भी मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि ये IAS बनेगा, मेरी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। तो यदि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, नहीं एक ही बच्चा है और इसको तो पढ़ने में अच्छा होना ही था, इसको तो डॉक्टर बनना ही चाहिए, इसको तो इंजीनियर बनना ही चाहिए, इतने % तो आने ही चाहिए, तो ये मेरी परेशानी है। तो मैं मेरे चश्मे से दूसरे को देखूं या दूसरे की स्थिति को समझूं, वो आपकी प्रॉब्लम है। वही तो बोल रहा हूं। ये मदर इन लॉ बोले कि फादर इन लॉ बोले कि पड़ोसी बोले कि टीवी बोले,
हाँ, तो मेरे को भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरे पिताजी एकदम अंग्रेजों के ज़माने के कर्नल। ये सब ठीक करना ना बाद में। देखो, क्या मैं इतनी खुली चर्चा नहीं करूंगा तो आप तक वो बात पहुंचेगी नहीं। हमारे पिताजी एकदम अंग्रेजों के ज़माने के कर्नल, आज भी कर्नल है। उन्होंने जो बोल दिया मतलब वो होना है, और नहीं होगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं। अब जब भी जाऊंगा वो क्या करेंगे, वो छोटा था, जाएंगे उससे इंग्लिश में बात करेंगे, इसको तो इंग्लिश नहीं आती है, तुम क्या करते हो। कोई ना कोई कमी निकालना है और उनको कुछ कहना है। मार्क्स कितने आए, इतने थोड़ी होता है, आजकल ऐसा थोड़ी चलता है। अब इसके मुझको प्रभावित नहीं होना। मैं कहा तुम उसके दादा हो, तुम्हारा पोता है, साथ रह लो, कर लो। मेरी नहीं मानता तो मैं इसमें क्या करूं। तुम कर लो। अब उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है तो मैं निपट गया। तो मुझको प्रभावित नहीं होना है, काम इतना ही है। किसी सिचुएशन को हैंडल करने का एक ही क्वालिफिकेशन है कि यदि मैं उससे प्रभावित होता हूं तो हैंडल नहीं हो कर सकता, प्रभावित नहीं होता हूं तो ही हैंडल कर सकता। एक क्षण के लिए भी करती है, इसका मतलब है आप में विश्वास की कमी है। आप अध्ययन करें, आप समझें, नहीं तो आपकी समस्या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सॉल्व नहीं कर सकते। हमको ही जो ब्रह्मा विष्णु महेश को करना था उन्होंने कर दिया, जो हमको करना था वो हमने नहीं किया है। तो ईश्वर कृपा देव कृपा सब हो गई है, जो स्व कृपा है वो नहीं हुई है। तो स्व कृपा करें, मन लगा के अध्ययन करें। ये मानव के पास समझने का जो सामर्थ्य है ये ईश्वर कृपा देव कृपा है, लेकिन समझना मुझको है। तो समझना मुझको है और मैं नहीं समझूंगा तो मैं दुखी रहूंगा, ये केवल। तो हमारी जिंदगी के सारे दुख, सारी परेशानियां, शनि की 7.5, ये सब कुछ मुझको दुखी करने के लिए नहीं आता है। ये सब कुछ केवल इस बात की सूचना है कि वो मेरे को आईना दिखाता है, देखो तुम्हारी स्थिति ऐसी है और इसको तुम ठीक कर लो, ये तुम्हारी स्थिति की बात है। तो सारे दुख और सारी परेशानियां, सारी परिस्थितियां मात्र इस बात की सूचना है कि मेरी स्थिति के बारे में मुझको सूचना देती है। वो मुझको दुखी करने के लिए नहीं आया है, और मुझको ये बताता है कि देखो तुम यहाँ अधूरे हो और तुम अपने अधूरेपन पे काम करो। मैं अपने अधूरेपन पे काम करने की बजाय मेरी किस्मत ही ऐसी थी, मेरे साथ ही होना था, मेरा प्रारब्ध ही था, मैं, है ना, तो मैं रोना गाना शुरू करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। और ये मेरा रोना गाना अस्तित्व को गाली है। मेरा रोना गाना मेरी जिंदगी पे अभिशाप है। मेरा रोना गाना उस पूरे अस्तित्व को नकारना है जिसने पूरी कृपा मेरे ऊपर कर दी है, और मैं अब भी रोता गाता हूं। बढ़िया। तो सुख क्या है? हर परिस्थिति में समाधान को वर्कआउट कर लेना सुख है। हर परिस्थिति में समाधान को वर्कआउट ना कर पाना दुख है। और इसका एक ही मतलब है कि मैं समझा नहीं हूं, मैंने अध्ययन नहीं किया है, मेरा सुख किसी दूसरे पे निर्भर है। तो मेरा सुख पति पे भी निर्भर नहीं हो, मेरा सुख बच्चे पे भी निर्भर नहीं हो, मेरे सुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं। एक दिन में नहीं होगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे। जब जीवन की यात्रा देखेंगे तो अनंत यात्रा है। शरीर की यात्रा के रूप में हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं। जीवन की यात्रा के रूप में हम कितने साल के हैं उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो एक शरीर यात्रा का जीवन की यात्रा में एक क्षण जैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शरीर यात्रा का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सार बात इतनी है कि शरीर यात्रा का पर्पस क्या है। कुल मेरी शरीर यात्रा में मेरी बोले खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाएगा, तो क्या एस्तेसी कराने आया था? क्यों इतनी झक मारी भाई? तो ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है। और समझ की झोली में कुछ लेके आता है, उसको भर के जाना चाहता है। फिर पता चला ना आता है ना जाता है, इधर ही रहता है। आप सबके कंधे पे 4-4 बैठे हो, आपको क्या दिक्कत है? बढ़िया ना खाना मांगते हैं ना कुछ बढ़िया सुनते हैं, आपको क्या दिक्कत है? ना आपसे कमरा अलॉट करवाते हैं, ना बिस्तर अलॉट करवाते हैं, ना आपसे खाना मांगते हैं, बढ़िया सुनते हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? और क्या, सिंपल बात है। तो इससे क्लैरिटी बनी कि भैया जिंदगी का एक ही पर्पस है, चेतना का विकास। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। बाकी सब इधर ही रहना है, सारी रजिस्ट्री यहीं, सारा अमेरिका यहीं, सारा इंडिया यहीं। और मानव का मानव को दुखी करने का कार्यक्रम चलता रहेगा।
ये निर्बाध गति से चलेगा। ये सारा घटनाक्रम केवल मेरे को सोचने के लिए बाध्य करता है, मेरी सोच को इग्नाइट करता है। कोई भी दुर्घटना घटी मैं उस बारे में सोचता हूँ, जिसने किया वो भी सोचता है, जिस पे दुर्घटना घटी वो भी सोचता है। सोचना ही आदमी की मौलिकता, अदरवाइज ये सोचेगा ही नहीं। आप देख लीजिए, जो प्रदेश बहुत सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ बहुत सुरक्षित जगह है, खाना पीना उपलब्ध है, ना कोई बाढ़ आएगी, ना अकाल आएगा, ना युद्ध आएगा, ना कोई बाहर से आएगा, एकदम ठंडे लोग हैं। ठीक, जापान जैसा देश जहां जिसके पास कोई मिनरल नहीं है, कोई मेटल नहीं है, नागासाकी हिरोशिमा के बाद में वो कहाँ चला गया? तो वो लोग है ना, पूरा मारवाड़ी है ना, मारवाड़ का पूरा इलाका जहाँ कमाने खाने के लिए कुछ नहीं था, वो आज देश की, मुझको नहीं पता डाटा क्या बोलेगा, लेकिन बड़ी संपत्ति के अधिकारी वो हैं। तो विकसित वो हुए हैं जिनकी विपरीत परिस्थितियां थी। तो आदमी का मोटिवेशन या तो विपरीत परिस्थितियां हैं या उसके भीतर का कोई पुण्य है जो उसको किसी ऊंचाई तक लेके जाता है। या तो आदमी का मोटिवेशन इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। जो लोग असुरक्षित हुए, पंजाब से, पाकिस्तान से जो भी लोग भारत आए, सब खाली हाथ आए। जितना छोड़ के आए थे उससे ज़्यादा यहाँ इकट्ठा कर दिया फिर से। तो कोई भी व्यक्ति, जितने आप लोग गुजराती लोग जाके अमेरिका में गए, वहाँ जाके वहाँ जब गए होगे तो खाली हाथ ही गए होगे ना, सब वहीं तो जाके कमाया है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, अकल से प्रॉपर्टी बन रही है, कोई मेहनत से बन रही है। इसका मतलब है कि आदमी का जुझारूपना, आदमी का मोटिवेशन, आदमी की लगातार लगे रहने की ताकत, वो लगातार लगे रहने की ताकत अधिकांश वो असामान्य परिस्थितियों से आ रही है। हिरोशिमा नागासाकी हो गया, यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद से बिल्कुल मानसिकता बदल गई। यूरोप कभी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि उन्होंने युद्ध को देखा है, युद्ध को झेला है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस कम्युनिटी कभी झगड़ा नहीं चाहेगी, एक किसान कम्युनिटी हमेशा झगड़े के लिए उतारू रहेगी। इनके पास और कोई काम ही नहीं रहता, खाली बहुत रहते। बिजनेस कम्युनिटी को पता है झगड़ा मतलब पैसे का नुकसान, किसी ने पैसा लौटाया नहीं तो भी उसे रिलेशन खराब नहीं करना है, पैसा नहीं देगा बिजनेस देगा। तो बिजनेसमैन आदमी को तुलनात्मक बहुत बेहतर समझता है, क्योंकि उसका काम आदमी से पड़ता है। किसान का काम जमीन से पड़ता है, वो आदमी को समझता ही नहीं है। तो ऐसा हम बहुत सारा देखेंगे। तो सार बात क्या निकली? सुख क्या है? सुख क्या है? हर परिस्थिति में समाधान को निकाल देना, और यही आदमी की ताकत है। आदमी क्या चीज है? आदमी समाधान का फैक्ट्री है, आदमी सॉल्यूशन का फैक्ट्री है। भ्रमित आदमी क्या है? वो समस्या का फैक्ट्री है, वो लगातार समस्या गिनवाएगा, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। कोई समस्या गिनवाए समझो भ्रमित आदमी, कोई हर जगह में समाधान के साथ चले मतलब बढ़िया आदमी। तो समझदार आदमी की परिभाषा क्या है? समझदार आदमी की परिभाषा है दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना और दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता रखना, कर नहीं देना, क्षमता रखना। सामने वाला रिक्वेस्ट करे तो बता देना। बढ़िया। क्या निष्कर्ष निकला? क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? अध्ययन। उसकी लास्ट तक चर्चा करेंगे, लास्ट में आके चर्चा करेंगे। इसलिए कहा कि भोग विधि, साधना विधि, अध्ययन विधि। तो तीसरी कोई बढ़िया नई चीज़ निकल आई जिसमें कम श्रम से हम बहुत ज़्यादा पा सकते हैं, है ना। धीरे धीरे उसको 8वें दिन तक देखते हैं। बढ़िया। कल की चर्चा में कोई और बात आपको ऐसी लगती हो जो कन्फ्यूजिंग हो, जो क्लियर नहीं हो रही हो, तो उस पर बात कर सकते हैं। कल की चर्चा में कोई उपलब्धि आपको शानदार टच कर रही हो तो उसकी शेयरिंग कर सकते हैं। जो मेरे ध्यान में आ रही है जोड़ने लायक, कल शाम किसी बहन से बात हो रही, कल कुछ बहनें बात कर रही थी तो मैं भी बीच में जाके खड़ा हो गया था, है? तो बात कर रही थी कि हम यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो, कौन थी? हाँ हाँ बोलो बोलो, माइक लो। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि बेटी को हम, जैसे हम तीनों तरीके से उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। मेरी 6 साल की बेटी है, पर कई बार भय का प्रयोग भी करते हैं, कई बार उसको प्रलोभन भी देते हैं, और फिर उसको आस्था का भी वास्ता देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा भगवान है, ये है करके हम कोशिश करते हैं। और हम ये चीज़ करते आए थे, पर कल कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, हम ये तीनों चीज़ें नहीं, वो बताओ बेटा क्या बोलता है? हाँ वो इनका था, वो उनका बेटा चंदन वाला ही था। चंदन कैसे लगाता है?
परिचय परिचय परिचय। मेरा नाम इंदु है, मैं ऋषिकेश से हूँ। और हम कल इस बात में चर्चा कर रहे थे कि बिना जाने मानना। तो जब हमें हम जब छोटे थे तो हमें कुछ भी कहा जाता था तो हम मान लेते थे, हम पूछते भी नहीं थे। हाँ, और क्यों? अभी भी शायद क्यों हमारी सोचने की मशीन बंद थी। और शायद कहीं अभी भी कहीं पे कुछ ऐसा होता है अभी कि भी- कुछ बोल देते हैं तो हम ऐसा कहाँ, क्यों, मतलब वो क्यों, कहाँ, कब, वो बताइए कैसे। पंडित जी वाली बात। तो उसको मेरे बेटे को जो है टीका लगाना पसंद नहीं है। तो उसको जब पूजा एक दिन हमारे यहाँ थी तो पंडित जी आए, तो पंडित जी ने बोला कि बेटा आदित्य उसका नाम है, कि आदित्य बेटा टीका लगाना चाहिए, इससे ना बुद्धि आती है और विद्या आती है। तो उसने तपाक से बोला कि आपने कौन सी किताब में पढ़ा है ऐसा कि वो टीका लगाने से बुद्धि आती है और विद्या आती है, मैं भी पढ़ूंगा वो। देखो उसने बहुत सम्मान के साथ कहा। हाँ। वो ये भी कह सकता था कि तुम टीका लगा रहे हो, तुम्हारा हाल मेरे को दिख रहा है। हाँ, और वो बहुत छोटा था उस टाइम पे जब उसने ये बात कही। तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं यार, ये बात तो सही है, मतलब जिसने जो सवाल किया है उसमें सोचने लायक सवाल है, मतलब इसको सोचना है कि ऐसा क्यों। इसके देखो, मतलब मेरे को उसको देख के ऐसा लगा कि इतने छोटे बच्चे के मन में ये प्रश्न आया है, सवाल बच्चा उठा छोटा है, है, वो छोटा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे मन में नहीं आया कभी ऐसा कि ऐसा पूछना कि ऐसा क्यों। देखो हम सभी कितने लोग हैं यहाँ जो 40 के ऊपर हैं? वो 40 के ऊपर वाले हाथ उठाएं, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है हमारे परिवारों में कि बच्चों के साथ बात करते समय हमारा तर्क कमज़ोर पड़ता है, बच्चे का तर्क भारी पड़ता है और हमको बहुत सम्मानजनक वापसी करनी पड़ती है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ठीक, हाँ, मैं 1 सेकंड इसको पूरा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे इतना सेंसिटिव भी हैं कि हमको माँ बाप का अपमान नहीं करना है, लेकिन बच्चे इतना सेंसिटिव भी हैं कि मुझको झेलना भी नहीं है, मैं झेलना भी नहीं चाहता। तो वो ऐसी बढ़िया भाषा बनाता है ना, वो ठीक से बिल्कुल साइंस से जाती है ना। और मैं तो बच्चों को अब तैयार करने वाला हूँ, ये तुम बहुत आशीर्वाद दे लिए, सुखी रहो सुखी रहो। अब तुम इनसे वापस पूछना शुरू करो, तुम सुखी हो क्या? तो कहीं ना कहीं हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि जो मैंने टीका लगाया, जो मैंने पूजा किया, ये ठीक है। जब हम बैलगाड़ी में चलने का युग था, हम बैलगाड़ी में चल रहे थे, लेकिन यार ये कब तक चलेंगे? तो इसका मतलब है 4 बजे उठो। या 4 बजे उठने से तुमको क्या हो गया? तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस सवाल इस बात है ना। और पूजा करो, पूजा करने के बाद तुम झगड़ा ही करती हो उठ के, तो ऐसी पूजा मेरे को नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि बिना प्रमाण के अब नहीं चलेगा, बिना प्रमाण के। और ये अच्छा है, तो सभी परिवारों में बच्चों का अवतरण माँ बाप का उद्धार करने के लिए हुआ है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार और तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारे बच्चे ही हमारा अहंकार तोड़ेंगे। वे सबके सामने तो हमारा स्टेटस इतना बड़ा, हम इतने बड़े आदमी, और ज़्यादा बोलोगे तो निपटा देंगे तुमको, है ना। तो बाकी सबके साथ हमारा पद का अहंकार, पैसे का अहंकार, तमाम और चीज़ें। लेकिन बच्चे के सामने ना आपका पद चलता है ना आपका पैसा चलता है, वहाँ आपका केवल चलेगा तो आचरण चलेगा, और आचरण में गड़बड़ है तो बच्चा आपको बताएगा। तो इसका मतलब है कि इन सारी परिस्थितियों में हम जब छोटे थे हमको सोचना नहीं आता था, हमको इतना ही पता था या तो किसी बात पे हाँ बोलना है या ना बोलना है, और यदि घर के बड़े लोग बोल रहे हैं तो फिर उसको करना ही है, हाँ या ना का सवाल नहीं है। तो हम मन के लेवल पे काम कर रहे थे। वर्तमान शिक्षा से जो एक बड़ा उद्धार हुआ है, जो कल हम चर्चा करते थे कि बच्चों को क्वेश्चनिंग आ गया, तर्क बच्चों के पास आ गया। तो एक रैशनल थिंकिंग, एक एनालिटिकल माइंडसेट, एक विश्लेषणात्मक क्षमता, एक्सपोजर, सूचनाएं, है ना। जब तक आप बोलते हो तब तक तो गूगल करके उसको भाई तमाम कॉलेजेस की स्थिति ऐसी है कि टीचर क्लास में नहीं घुस पा रहा है, क्योंकि बच्चा जिस चीज को तुम पढ़ाने वाले हो उसको पहले गूगल से देख के आ रहा है, और पहले वो तुम्हारा एग्जाम लेता है। तो पहले बच्चे टीचर का एग्जाम लेंगे, और टीचर एग्जाम में सफल हो जाएगा तो अब तुमको सुनेंगे। क्यों? ऐसा है नहीं है? तो अब ये ढोल पोल नहीं चलेगी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, वो जो आदित्य की बात हो रही थी, संयोग से वो मेरा बेटा भी है। तो तो
नहीं, ये भी ठीक ही है, ये भी संयोग है कि आप इनके पति हैं। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 2004 से ये परिचय हुआ इस दर्शन से, और उसकी वजह से थोड़ा कुछ लाभ मिला परिवार के साथ जीने में। तो बच्चों के पालन पोषण में कुछ कर पाए हम, ऐसा मुझे दिखता है। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे जिस तरीके से अभी प्रस्तुत हो रहे हैं, और अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो बहुत जल्दी हम नकार दिए जाएंगे। नकार दिए गए हैं, है ना, मतलब हाँ। तो एक बेटे अभी वो 9th में है, तो 8वीं में पढ़ते हुए एक दिन उसने एक बात शुरू की मुझसे, और जिस तरह मेरे साथ उसकी बात होती है वो फिलहाल रेयर ऑफ द रेयर होती है। मतलब वो इस तरह की बात शायद बाप बेटे में नहीं होती होगी। तो वो अपनी क्लासरूम में ये जो बच्चों के बीच में अफेयर चलने लगे हैं अभी, ये उसने मुझे बताया 7वीं 8वीं में। तो वो ये बता रहा था कि ऐसा होता है वैसा होता है। फिर उसने एक बात बोली और मुझे बहुत वो लगी। उसने कहा कि मैं अंदर से मतलब ऐसा उबाल आ रहा है कि मैं किससे बात करूं ये, और मैं बात करना चाहता हूं पर मुझे लगता नहीं कि मैं किसी से बात कर सकता हूं। ये भी उसने जज कर लिया। तो मैं, क्योंकि मैं घूमता रहता हूं अक्सर, तो वो बोलता कि मैं आपका इंतजार करता हूं जब आप आते हो तो मैं आपसे बात कर पाता हूं, और मुझे किसी से बात करने की लगता नहीं कि कोई इसको बात कर पाएगा। तो बहुत लंबी उसने बात की और फाइनली वो मतलब ये बोल पाया कि हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए, पर ना क्लासरूम में हो रही है ना घर पे हो रही है, पर हर बच्चा ये बात करना चाहता है। ये उसने इस उम्र में बोल दिया। मतलब तो इतने सवाल हैं उसके पास। एक दिन उसने इतना ऐसा सवाल पूछ लिया, गाय हमारे पास है तो गाय हीट में आई तो उसकी व्यवस्था की जा रही थी। उसने पूछ लिया, ये बताओ पिताजी कि ये आदमी कैसे हीट में आता है। और फिर उस पर जो हमारी घंटे 2 घंटे चर्चा चली, और उस चर्चा के बाद मैं अपने आप को मतलब संतुष्ट कर पाया कि हाँ, मतलब मैं उसको संतुष्ट कर पाया। तो बच्चे के पास बहुत सवाल आ रहे हैं, और जिस तरह से गूगल आ रहा है, तो माँ बाप जो बनने जा रहे हैं, मेरी सलाह है उनको कि मतलब पूरी तैयारी कर लें। हाँ, वरना 7 साल के बाद मतलब सात जिस दिन से उसने बोलना शुरू किया, उस दिन से उसने जिस तरह से सवाल शुरू किए, तो आप उसको टरका, तो मतलब जिसको अपनी भाषा में टरकाना बोलते हैं, कि टाल नहीं सकते थे। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सारी बातों का इतना ही मतलब हुआ कि यदि हम उस टॉपिक के ऊपर उसका जो नेचुरल स्वरूप है, चाहे हम सेक्स की बात करें, चाहे हम गेज की बात करें, कि लेस्बियंस की बात करें, कि हम समाज में अफेयर्स की बात करें, यदि इन सारी चीज़ों का नेचर में स्वरूप कैसा है, कोई इसको सही मानता है, गलत मानता है, उचित मानता है, अनुचित मानता है, कंडीशनिंग से मानता है, तब तक यदि कंडीशनिंग है तो कंडीशनिंग से बात नहीं हो सकती। बच्चा घर में जज किए रहता है कि किससे क्या बात हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यदि सारी बातों का हमारे पास कोई मंच नहीं है ना, जहाँ हमारी जिंदगी की ओरिजिनल समस्याएं हैं, मान लो कथा चल रही है तो कृष्ण भगवान की कथा चल रही है, उससे सुन के मेरे को अच्छा लगता है, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ के मेरे को अच्छा लगता है, तो मोटिवेटेड होना एक बात है। मेरी जिंदगी में, मेरी परिस्थितियों में, मेरी चेतना के साथ, मेरे परिवार वालों की चेतना के साथ रास्ता निकालना अलग बात है। उसमें विवेकानंद जी की किताब काम नहीं आ रही है। तो किसी बात को पढ़ के उत्साहित होना एक बात है, लेकिन अपनी परिस्थितियों में अपनी चेतना, अपने परिवार की चेतना, उस समय समाज की चेतना में उसका रास्ता निकालना बिल्कुल एक अलग घटना है। तो मुझको लगता है कि प्रेरित होने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए हमारे पास पर्याप्त मटेरियल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की जो जरूरत है हमारी ही परिस्थितियों में, हर आयाम में, आज की सारी परिस्थितियों में, चाहे वो राजनीतिक आयाम है, समस्या एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कल भी आपसे पूछा कि हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं, हाथ उठाओ। हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं कि नहीं, उठाते रहे ना हाथ। कथा ही सुनने की आदत है, समझने की आदत बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है, मैं कथा कर रहा हूं। हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है, तो फिर हाथ क्यों उठाया? कल भी यही उठाया था 2 बार। मैं जैसे बोलता हूं वैसे हाथ उठाते हो।
हाँ, फिर मैं पूछूंगा तो हाथ उठाना बंद कर दोगे। जब भी मैं बोलूंगा आपको तय करना है कि हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है। ये नहीं समझना है कि मैं उठवाना चाहता हूं कि नहीं उठवाना चाहता हूं। आप ये पहचान लेते हो कि ये अभी हाथ उठवाना चाहता है तो हम उठा देते हैं। तो इसमें ये निकल के आया कि बेसिकली हम समस्याओं से परेशान नहीं होते। समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है। जब मैं कहता हूं कि मैं समस्याओं से परेशान हूं तो समस्या कहाँ है? तो समस्या सास में है, समस्या दोरानी में है, समस्या जेठानी में है, समस्या प्रिंसिपल में है, समस्या मुख्यमंत्री में है, समस्या अधिकारी में है, समस्या किन्हीं देवी देवताओं में है या मेरे भाग्य में है। समस्या कहाँ है? मुझसे बाहर है। जब मैं कहता हूं कि समस्या से मैं दुखी नहीं होता, समाधान का ना होना मेरी समस्या है, तो समस्या कहाँ पे है? समस्या कहाँ है? अब समस्या मेरी है, समाधान का ना होना मेरी समस्या है। तो समाधान का ना होना मेरी समस्या है तो मैं क्या करूंगा? समाधानित के लिए, ज्ञान के लिए अध्ययन करूंगा। और जब समस्या सास की है तो मुझको ठीक होना है कि सास को ठीक होना है? मुझको ठीक होना है कि पति को ठीक होना है? तो फिर दूसरों को ठीक होना है, और जिसमें से कोई ठीक होना नहीं है और मुझको हमेशा परेशान रहना है। तो इसका एक बात निकला कि कोई समस्या ऐसी भी होगी जिसको हैंडल होने में, मैंने अपने रिश्तों में देखा कोई रिश्ते को हैंडल होने में 20 साल लगा। 20 साल। ठीक। कोई चीज को हैंडल होने में 3 महीने लगे, जिसके बारे में हम ये मानते थे कि जिंदगी भर में हैंडल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई समस्या ऐसी हैं जो व्यक्तिगत हैं, कोई समस्याएं पारिवारिक हैं, कोई समस्याएं राजनीतिक हैं, कोई समस्याएं आर्थिक हैं। तो जिन समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं वो हजारों साल की यात्रा है, वो कोई 10-20 साल में सेट हो जाएगा, है ना। जैसे अभी जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, हम रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे, हमारा राजनीतिक ढांचा ही गलत है। एक MP मतलब 20 लाख लोग, एक MLA मतलब 5 लाख लोग। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक आदमी 20 लाख लोगों से मिलेगा, या 20 लाख लोग आके एक आदमी से मिल पाएंगे, एक आदमी को जान पाएंगे? वो हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं, वो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, जबरदस्ती थोपा गया है ना। अब वो टिकट लेने के लिए 5 करोड़ खर्चा करेगा, इलेक्शन जीतने के लिए 10 करोड़ खर्चा करेगा, बाद में वसूली करेगा कि नहीं करेगा? और पूरी मशीन उसके लिए काम करेगी। एक कितना प्रतिभाशाली आदमी जो बहुत मेहनत करके कहीं पहुंचा है, उसको पता रहेगा फालतू आदमी के साथ काम कर रहा हूं, हम 2 मिनट नहीं टिके हैं उसके पास, आपको नौकरी उसी की करनी है। कैसा लगता होगा? खराब लगता होगा। हमारे पास तो ऑप्शन है, हमको आपसे बात नहीं करनी, हम उठ के चले जाएंगे। आपके पास तो ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब अभी एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहें संसार ने जहां से जहां तक यात्रा की है बहुत अच्छी स्थिति में है। यदि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटे से छोटे आदमी के वोट की कीमत और राष्ट्रपति के वोट की कीमत समान है, सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली ये कैसा लगता है? कैसे लोग चुने जाएंगे? जैसी उसकी मानसिकता होगी। कैसे लोग देश चलाएंगे? खत्म हो गया। तो ओवरऑल बात निकल के आई कि हमारा राजनीतिक ढांचा ही हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। और आज राजनीतिक ढांचा ही समाज में सबसे बड़ी अवेयरनेस की जगह है। पान ठेले पे आदमी खड़ा होगा तो क्या चीज की चर्चा होगी? राजनीति की चर्चा होगी, धर्म की चर्चा थोड़ी होगी। तो सबसे बड़ा जन चर्चा राजनीतिक टॉपिक है, और राजनीति का हालत पूरी तरह से ध्वस्त है। गांव के सालों सालों के संबंध एक इलेक्शन में खत्म हो जा रहे हैं। भाई आज ट्रेन में आपको याद है, आप खाना लेके मत जाओ, कोई ना कोई आपको खिलाएगा ही, पक्का है। आज कोई खाना खिला के दिखा दे। भाई 20 लोगों ने गलती की होगी और सरकार ने ये सबको नियम पारित कर दिया कि देखो भाई खाने में जहर हो सकता है। अब ना कोई किसी को देता है, ना कोई किसी से लेता है। आज रेलवे को कहा जाए कि उस अच्छी परंपरा को वापस लेके आओ, है किसी की दम उसको वापस लेके आए? तो किसी परंपरा को बनने में हजारों साल लगे हैं, तोड़ने में 1 महीना लगा। तो इसका मतलब है अभी एक दिन में ठीक होगा? नहीं होगा। लगेगा इसमें, हो सकता है 50 साल लगेगा, हो सकता है 25 साल लगेगा, हो सकता है 75 साल, अपने को नहीं मालूम। लेकिन यदि आज और अभी मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन पे काम करूंगा कि समस्याओं से पीड़ित रहूंगा?
मैं सॉल्यूशन पे काम करूंगा, चाहे उसका रिजल्ट 50 साल बाद आएगा। क्योंकि मुझको पता है एक बच्चा जब मेरे घर में पैदा हुआ है तो मैं 2 साल बाद नहीं बोलने लगता ना यार कमा के लेके आ। मेरे को पता है 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, उसके बाद उसकी कोई योग्यता बनेगी तो वो कमाना शुरू करेगा। तो मैं उससे ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं कि वो 4 साल में कमा के लेके आएगा। तो यदि मेरे को समस्या की समझ है तो मैं 50 साल धैर्य से काम कर सकता हूं। मेरे को पता है कि यही प्रोसेस है। किसको बेटा? बेटा एक अजनबी आदमी भी हमको इतना अपना स्वीकार करता है कि वो आपसे आत्मीयता से बातचीत करता है, आपसे सम्मान से बात करता है, आपको खाना ऑफर करता है, आपकी कोई परेशानी है उसको ठीक करता है। ये अच्छी बात ना कहूँ तो इसको बुरी बात कहूँ? अभी आप ट्रेन में जाते हो, हर कोई अजनबी है, कोई आपसे बात भी नहीं करता है, कोई आपसे कुछ पूछता भी नहीं है, आपकी कोई परेशानी है तो कोई आपको सहयोग भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसको अच्छी बात कहूँ कि बुरी बात कहूँ? एक मिनिमम मानवीयता का जो एक्सप्रेशन होने की जरूरत है उसकी हमको अपेक्षा है कि नहीं अपेक्षा है? आज भी लोग, आपकी पीढ़ी के लोग इस प्रयोग को करते हैं। खाली हाथ निकलना है और साल भर पूरा देश में ट्रैवल करना है। वो हमारे एक मित्र हैं, रायपुर में ही है, उनका भतीजा है, बहुत वेल ऑफ फैमिली है, बहुत मोटे पैसे वाली फैमिली है। उसी फैमिली में से लड़का 25 साल का 20-25 साल का लड़का निकल गया, 15 साल हो गया उसको, वो 108 या 110 कंट्री घूम चुका है खाली हाथ। खाली हाथ, जेब में एक पैसा नहीं रखना है और घूमना ही उसका एकमात्र काम है। बस वो सारी लोगों से मिलना, उनको समझना, उनको देखना, एक्सपीरियंस करना, किसी के भी यहाँ 4 दिन रुक जाना, कहीं भी जैसा जिंदगी जहाँ ले जाए उसके बहाव में चला गया। वो भी एक प्रयोग कर रहा है। अब 108 कंट्री बिना पैसे के घूम रहे हैं, ये भी एक आदमी का जज्बा है, ये भी एक प्रयोग है, एडवेंचर है आजकल ऐसा भी लोग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि समाज में तुम अकेले 2 लोग निकल के छत्तीसगढ़ से यहाँ तक आए तो क्या अपेक्षा करते हो? कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे या तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आए? और कहीं तुमको हेल्प की जरूरत हो तो हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड हो कि नहीं हो? इसको अच्छी बात कहा जाए कि बुरी बात कहा जाए? बोलो। शायद क्वेश्चन सिली है बट अच्छा का डेफिनेशन में ये खूटा बांध के चल रही थी कि जो विचार में स्थिरता लेके आए वो अच्छा। नहीं वो ठीक है, वो तो मैक्सिमम अच्छा हो गया, ये मिनिमम अच्छा है। मिनिमम अच्छा कैसे डिफाइन? मिनिमम अच्छा का है कि तुम एक अजनबी लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे प्रस्तुत हूं। मिनिमम अच्छा ये है। क्या वो मतलब मेरी दिक्कत नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरे से बोलो। इट्स गोइंग टू साउंड स्टूपिड। कोई बात नहीं। क्या ये मेरी गलती नहीं है? मतलब मेरी गलती क्या, वो मेरी दिक्कत है ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो भी स्थिति हो वो मेरे साथ XYZ तरीके से पेश आए। ये दिक्कत तो मेरी है ना, मतलब ये एक्सपेक्टेशन मेरी है। नहीं, ये मिनिमम मानवीय एक्सपेक्टेशन है कि कोई मेरे साथ बदतमीजी ना करे। ये है कि नहीं है? ये आप चाहते हो कि कोई भी आदमी आपके साथ बदतमीजी करे? क्या चाहते हो? आपका बैग उठा के भाग जाए, आपको छेड़ के भाग जाए, आपके साथ कुछ और करना चाहे, आपकी स्वीकृति के बिना करना चाहे? एक्सपेक्टेशन तो है। फिर ऐसे थोड़ी टिकोगे। तो एक वो है जो मानव का मानव के साथ में मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मेरे को ट्रेन में आराम से घुसने दिया जाएगा, मेरी सीट पे मेरे को। बिहार में ट्रेन चली गई तो आपका टिकट का रिजर्वेशन है, उसमें से कोई ये भी कह सकता है कि कोई बात नहीं तुम खड़े हो जाओ। ऐसा भी कई बार हुआ है ना? वहाँ रिजर्वेशन भी नहीं चलता है और बहुत मुसीबत है वहाँ आपकी टिकट रिजर्व है इसका कोई मतलब नहीं। हम बैठ गए हैं मतलब बैठ गए, जाओ कहीं और बैठो, आप कुछ नहीं कर सकते, मारपीट करो। अब ये तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा ना। यदि मैंने एक सिस्टम के तहत मैंने एक टिकट रिजर्व कराई है, उसको मैंने पहले से ध्यान दिया है, मैंने उसके लिए पेमेंट किया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी सीट पे मुझको बैठने दिया जाएगा। पर वही फिर नासमझी टैक्स। हाँ, नासमझी टैक्स यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उम्मीद तो यही करूँगा, ये मिनिमम है, इसमें कोई मैं बहुत अलग से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मिनिमम है। तो मिनिमम एक कोई चीज़ है जो हम मानवता में एक्सपेक्ट करते हैं, फिर मैक्सिमम कोई चीज़ है जो हो जाए तो ऐसा हम चाहते हैं। जैसे आपने कल एक बात कही कि ये जो अव्यवस्था है ये जितना जल्दी टूट जाए इसकी ये शिप
वो टूट ही रही है, उसमें हमारे कहने की जरूरत नहीं। हाँ, इट्स बेटर कि वो टूट जाए, उसको बचाने की कोशिश ना किया जाए। तो आज हम जिस स्वयं में विश्वास का भाव जो है, आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, 50 साल पहले भी यही स्थिति थी, तब भी नहीं था स्वयं में विश्वास, आज भी नहीं है। फिर क्वालिटेटिव डिफरेंस हो गया ऐसा तो नहीं है। तो तब जब ट्रेन में खाना किसी को दिया जाता था, तब वो दिखता नहीं था कि स्वयं में विश्वास, आस्था का प्रभाव था। हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश की धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं ने जो हमको वैल्यू करने का, नेचर के साथ कैसे जिया जाए, आदमी के साथ कैसे जिया जाए, ये उन्होंने प्रीचिंग में ही दिया। क्या अद्भुत बात है ना, सोच के आपको, जब आपको जिंदगी में झटके लगते हैं तब समझ में आता है क्या चीज़ है। अरे मैंने कम से कम, मैं तो मेरी ज़िंदगी में कह सकता हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में मैंने शादी के 3 महीने बाद जॉब से रिज़ाइन किया। मेरी पत्नी ने मेरा लंबे समय तक तमाम विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया। ये किसकी पूंजी है? ये मेरी पूंजी नहीं थी। ये उस देश की तमाम आध्यात्मिक धार्मिक परंपराओं की पूंजी है, जिसने एक लड़की को उस माइंडसेट के साथ में तैयार किया कि तुमको तुम्हारे पति का साथ देना है। ये इसमें मेरा कुछ नहीं था। तो ये जो हमने देखो, बिना समझे संबंधों को देखो, आज भी भारत में एक पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ जिएंगे। मैक्सिमम जनमानस में यही मान्यता स्वीकृत है, चाहे मैं फिजिकली गलती करूं या मेंटली गलती करूं, लेकिन मेरी सैद्धांतिक स्वीकृति यही है कि पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ में जिएंगे। अब ये स्वीकृतियां बदल रही हैं। अभी जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है, ये सारी स्वीकृतियां बदल रही हैं, लेकिन मासेस में ये स्वीकृतियां पहले से भी रही हैं। तो ये जो स्वीकृतियां हैं, अब ऐसे भी लोग फॉरेनर्स जब यहाँ पे आते हैं तो उनको ये भी बहुत सोच के बहुत अजीब लगता है कि एक ही औरत के साथ आप जिंदगी भर कैसे रह सकते हो, या एक ही पुरुष के साथ आप जिंदगी भर कैसे रह सकते हो। तो उनको तो खाना बदोश की आदत है। हाँ, पॉलीगैमी मतलब उनको पशु है ना भाई। हम जंगल से निकल के आए थे, बस्तर में वही पॉलीगैमी आज भी मौजूद है। जो जिसके सर पे कंघी लगा दे वो उसकी पत्नी। आज इसके साथ हूं, कल उसके साथ हूं। पशु ऐसे ही करता है, गले के कुत्ते ऐसे ही करते हैं। आदमी कहाँ हुए हम? और पूरा विकसित होने के बाद वहीं पहुंचे हैं। भिलाई शहर में वो होने लगा है, पार्टी में छल्ले उछालो, कार की चाबियां उछलेंगी और जिसकी चाबी जिसके हाथ में आ गई उसकी पत्नी उसके साथ जाएगी। ये भिलाई में होने लगा है। सारी मॉडर्निटी यहीं पे आके एंड होती है कि पत्नियां शेयर करो। यही सामाजिकता है। तुम इसमें, अरे मैं अभी बोलूंगा नहीं, गुजरात में शिविर किया हूँ। गुजरात में मैं किसी बेटी से मिला हूँ जिसकी शादी मुंबई में हुई, और जिसके पति ने कहा, उसका पति महीने में 3 गर्लफ्रेंड लेके आता है और घर में बैठ के दारू पीता है और बाकी सब, और पत्नी उस पर नाराज होती है तो उसको कहता है कि देखो तुम थोड़ा सा आउटडेटेड हो। मैं रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं छुप के नहीं कर रहा ना, घर में ही कर रहा हूँ ना। तो मैं रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट हूँ, और एक आदमी की स्वतंत्रता उसकी मौलिक अधिकार है। मैं तुमको नहीं रोकूंगा, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड लाओ और तुम भी ऐसा ही करो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। और तुमको ये मानसिकता मेरी, तुमको ये ठीक नहीं लगता है तो अपने घर जाओ, जब ठीक हो जाओ तब आ जाना। अब क्या करोगे? इसको वो बहुत ऑथेंटिकली मान रहे हैं ना, इसको वो गलत मान रहे हैं ऐसा नहीं है, इसको वो बिल्कुल सही मान के कर रहा है कि यही जीवन शैली है। और पता कब चलेगा? जब 50 का होगा, जब हाथ में कुछ नहीं आएगा। जवानी में नहीं कुछ पता चलता है, 50-60 के बाद चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी चर्चाओं में आके ये निकलेगा, यार फिर सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार है कि नहीं है? सही गलत का कोई, अब ये सवाल इस बात का नहीं है कि मेरे माँ बाप क्या बोलते हैं, मेरा धर्म क्या बोलता है, मेरी जात क्या बोलती है, मेरा देश क्या बोलता है। अब सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया कि सही और गलत का कोई यूनिवर्सल आधार होगा कि नहीं होगा, उसकी जरूरत है कि नहीं है। तुम्हारी पीढ़ी के साथ इससे कम में बात नहीं किया जा सकता। ये जो मिनिमम मानवीय एक्सपेक्टेशन आप बता रहे थे, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्या? हाँ, वो बिल्कुल मिनिमम है कि मैं दुख पाना नहीं चाहता हूँ। सिंपल है। मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ, आप घुसते मेरे साथ मारपीट शुरू कर दो, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। आप घुसते मेरे साथ गाली गलौज शुरू कर दो, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। आप बैठे हो और बैठने की जगह है, आप मेरे को सीट ना दो, इतना मैं बर्दाश्त कर लूँगा।
लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी करो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई आप किसी ट्रेन में चढ़ो, प्लेन में चढ़ो, कोई लोग आपके साथ बदतमीजी करने से आपको कैसा लगेगा? घर छोटे थे, दिल बड़ा था, आज कोई तैयार है तुमको रखने के लिए अपने घर में? आज ना अपने बच्चे हम किसी के यहाँ छोड़ सकते, ना कोई हम अपने बच्चे, ना कोई रखने तैयार है, ना कोई छोड़ने तैयार है, जबकि घर बड़े हैं, साधन ज्यादा है। दिल बड़े थे का मतलब छोटे घर में मेरे चाचा जी थे, दिल्ली में जॉब करते थे, एक कमरे का घर था जिसमें पति पत्नी दोनों रहते थे, उसके बावजूद भाइयों के बच्चे उसी कमरे में रख के पढ़ाए। इसको दिल बड़ा बोलते हैं। आपको तो अकेले को अपना कमरा चाहिए और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक शादीशुदा आदमी उसी कमरे में अपने भाई के बच्चों को रख के पढ़ाता है, उसी कमरे में पति पत्नी सोते हैं, इसको दिल बड़ा बोलते हैं। हमको इमेजिन नहीं कर सकते। हम तो एक शहर में रहते हुए अलग घर लेके रहते हैं ताकि घर वालों जो भी किया, ट्रेन वाला एग्जाम्पल या फिर वो घर में रह के पढ़ाने वाला एग्जाम्पल, वो आस्थावश किया। हाँ, आस्थावश किया। तो उसमें दिल कैसे बढ़ा है? अरे आस्था से कितना दिल बड़ा हो सकता है वो समझ में आया, अभी विश्वास से कितना दिल बड़ा हो सकता है तब वो समझ में आएगा। आस्था की ताकत बता रहा हूं, आस्था की ताकत क्या है। जिस चीज को हम उड़ा देते हैं, जिस चीज को हम नहीं समझते हैं, जिसकी गहराई में हम नहीं जाते हैं, हम कोई चीज की गहराई में गए नहीं है, बस माई लाइफ माई रूल्स, हमारी कोई गहराई नहीं है। पता कब चलेगा बेटा? 45 पार करो, तब समझ में आएगा कि हाथ में क्या आया। जिंदगी माफ नहीं करती। हम अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, जिंदगी माफ नहीं करती। सर एक सवाल है यहाँ पे पीछे। हाँ, तो आप ट्रेन में एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, बातचीत करने की या फिर खाना शेयर करने की। तो सुधा मूर्ति की एक किताब मैंने पढ़ा, उसमें एक सवाल थी जब मैंने वो किताब पढ़ा था, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो सुधा मूर्ति ने एक थियरी दिया है कि इंडिया में ट्रैवल करते वक्त 3rd क्लास में, स्लीपर में, 1st क्लास में या फ्लाइट में एक रूल है जो हमेशा फॉलो होता है एज अ प्रिंसिपल। वो ये कहती है कि अगर आप 3rd क्लास में चढ़ते हो और आप किसी नेबर, बगल में बैठे हुए आदमी से बात करने का जो टाइम है, कितना टाइम लगेगा जिसके पहले वो बगल वाला आदमी आपसे बात करेगा, हाँ, तो 3rd क्लास में हमेशा बहुत ही जल्दी बात शुरू हो जाती है। स्लीपर में थोड़ा टाइम लगता है बातचीत करने में, खाना वाना शेयर करने में थोड़ा और टाइम लगता है। एक बात, एसी अगर कोच है तो शायद ना हो, बहुत घंटों बाद बहुत कम बातचीत होती है, कुछ शेयर नहीं होता है। फ्लाइट के जर्नी में तो बात होता ही नहीं है, बगल में जो बैठा होता है, अब पूरा सफर होने के बाद बिना बातचीत ही चले जाते हो। तो ये सुधा मूर्ति का थियरी है कि ये हमेशा उसके एक्सपीरियंस में, इतने साल के सफर में हमेशा ये होता है कि 3rd क्लास में सब कुछ शेयर होता है, हमेशा बातचीत तुरंत ही शुरू हो जाता है। बट उसने ये नहीं बताया कि क्यों होता है ये। तो जब मैं पढ़ा था, मेरा सवाल था कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी आपने जो अपेक्षा और एक्सपेक्टेशन की जो बात की, तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से। क्या लगता है सभा को? माइक। आपने भैया जो भी बात किया कि पहले ऐसे होता था, मैं मेरी बात करूं तो 96 में मैं बम्बई में शिफ्ट हुआ, तभी मेरा कमरा 10 बाय 9 का था। मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे भाई के 2 बच्चे, 4 को साथ में लेके बम्बई 10 बाय 9 के कमरे में, बाथरूम नहीं था, खाली चौकड़ी था। उनको नहाने के टाइम हम लोग बाहर खड़े रहते थे। क्या बात। टॉयलेट के लिए हमको बाल्टी लेके बाहर जाना पड़ता था। ये कमलेश भाई बम्बई में मेरे फ्रेंड है, वो उनके मतलब उसको सब मालूम ही है। तो क्या है कि केजी से लेके 12वीं तक 4 बच्चों को हमने पढ़ाया। तो मतलब क्या है कि ये बात अभी नई पीढ़ी को एकदम अजनबी लग रही है कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ये बात मतलब बहुत इतनी पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है। संयोग से मेरा पग भी काम नहीं कर रहा, संयोग से। हाँ, तो मेरा अनुभव है
कि मैं जब जब बस में प्रवास करता था तो बहुत अनपढ़ लोग तुरंत जगह दे देता था कि अपंग है उसको जगह दे दो, और बहुत अच्छी बात करने वाले, बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले शूटेड बूटेड ने कभी किसी वक्त सीट नहीं दिया है। और पालीताना से अहमदाबाद तक मैं खड़ा खड़ा जाता था। मेरा ईगो बोलो, स्वाभिमान बोलो, जो भी बोलो, हैंडीकैप के लिए 2 सीट खाली रहती, मैं कहीं नहीं बोला कि सीट मुझे दे दो, कहीं बाहर में खड़े होकर जाते आ। तो इसका मुझे क्या लगता है, जो ये लोग हैं उसमें भाव पक्ष बहुत मजबूत है, उसमें माई रूल्स जैसा कुछ है नहीं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कैलकुलेटिव माइंड है, उसी के पास किसी का स्वीकार नहीं है। सुधा मूर्ति बोलती है तो ये बात होती है, यदि देखे जाए अपने जात के साथ ऑब्जर्व किया जाए तो ये बात पुरानी नहीं है, अभी सबका ये अनुभव होगा ही। सुधा मूर्ति बोले या न बोले उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। सुधा मूर्ति बोलती है तो स्वीकारा जाता है क्योंकि वो बड़े पद है, तो उसका प्रभाव है और हम प्रभावित है। तो जात के साथ ऑब्जर्व किया जाए, उसमें अपनापन का भाव बहुत गहरा है, और जो पढ़े लिखे और कैलकुलेटिव माइंड है उसका सबका भाव पद प्रतिष्ठा बल में है, उसमें किसी का स्वीकार नहीं है, स्वयं शरीर का भी स्वीकार नहीं है। भोग से उसमें क्या होता है वो एक ही बात स्वीकार है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज्यादा नशे पते होते हैं। मेरा आकलन ऐसा है, कोई भी आदमी अकेला नहीं जीता है। अकेला होता है तो अहंकार है, और अहंकार में भी अकेला नहीं जी सकता, इसके दुर्गुणों के साथ वो जीता है। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा पता है, ये इसका मूल स्रोत है। पढ़ने में और कॉमर्स में सब कुछ पैसे में चला गया, आदमी टूल्स हो गया। वो प्रियल बहन भी बोल रही है, कैसा ऐसा कैसा ऐसा कैसा ये बोल रही थी। तो हमने स्वामीनारायण, आपने बोला, और स्वामीनारायण आश्रम को वहाँ पहुँचने के बाद 6 प्रश्न पूछा। कहाँ रहना है भैया, कैसे करना है भैया, कहाँ जाना है भैया, ठीक है। तो अपेक्षा तो है ही कि मुझे ठीक हैंडल हो, मैं ठीक प्रेम पूर्वक हैंडल हो, ठीक है। मैंने 2 बार मैं चलते चलते फोन पर बात लंबा चला था तो थोड़ा श्वास चढ़ गया था, तो मैं ठीक बात नहीं, तो मैं हाँ और ना रहा, रुको हम आ रहे, इतने में 2 बार फोन काट दिया तो उसको ठीक नहीं लगा। तो अपनी जात नहीं देखना है क्या, हमें क्या हो रहा है, हमें जो भी हो रहा है वो ठीक है और सब दूसरे को हो रहा है वो गलत है। ये हमारी सोच है, उस जीवन में कॉमर्स आ गया है, वहीं से होता है। कल हमने जो बात किया था, मेरे को लगता है कि आपकी बात का उत्तर इतना ही है। कल भी हमने इस पे बात किया, आज आप लेकिन फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं। तो कल हमने बात किया था कि मॉडर्न एजुकेशन हमको इनसेंसिटिव बनाती है। मॉडर्न एजुकेशन का इतना ही मतलब है पैसा, भोग और जज करना। हमेशा लगातार जज करने रहता है कि दूसरा बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। उसको साथ साथ जीने का कोई मतलब कॉन्सेप्ट है नहीं। जबकि जो परंपरा से आ रहा था, जो आस्था से आ रहा था, वो मानव को मानव के रूप में स्वीकारता है, वो मानव को एक रिलेशन के रूप में स्वीकारता है। उसकी जो भी मानसिक पृष्ठभूमि है वो एक धार्मिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आती है, जिसमें कि वो मानव को स्वीकार पाता है। हमको मॉडर्न एजुकेशन के चलते कोई भी पीछे का बैकग्राउंड कट गया और एक ही चीज है कि मैं बड़ा, तो मैं छोटा होना सिद्ध होना चाहता नहीं है, तो पहले मैं बात करूं इसका मतलब मैं छोटा सिद्ध हो जाऊंगा। ये भी एक कंसिडरेशन आता है कि पहले कौन बात करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी एक ही कंसिडरेशन है। एक तो ये कहा कि जो पुराने लोग थे वो धार्मिकतावश संवेदनशील थे। हमारे धर्म का जो बड़ा योगदान है, धार्मिक परंपराओं का जो बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता दिया। पेड़ की पूजा, चांद की पूजा, मिट्टी की पूजा वगैरह वगैरह, जो भी दिया, जैसा भी दिया। लेकिन वर्तमान शिक्षा में वो वाला पार्ट तो कटा हुआ है। तो केवल पैसा, भोग और मैं बड़ा, मेरा ईगो बड़ा, फिर उसमें बात नहीं हो सकती। हाँ जी, बात कल हुई थी। हाँ जी, मैं केवल दशरथ भाई के शेयरिंग के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं उन 4 बच्चों को जब पहले मिला, मैं मेरी पत्नी समेत, तो हमें ये नहीं मालूम था कि ये बच्चे के सही में पिता कौन है और सही में माता कौन है, क्योंकि संबोधन सभी तीनों भाइयों के लिए पापा और तीनों मम्मियों के लिए मम्मी। बहुत बढ़िया। फिर आगे बात हुई तो फिर भाषा भी आप देखिए,
मेरी विसनगर वाली मम्मी, मेरी बम्बई वाली मम्मी, पर दोनों मम्मी ही है। क्या बात। काकी नहीं है कोई, राइट। तो इससे मैं इतना प्रेरित हुआ था ये बच्चों से ही, और फिर बच्चे जब मेरे साथ शेयर करने लगे तो वो अपने हॉस्टल की भी जो कहानी कहते थे उसमें भी ये था कि भाई तेरी कितनी माँ है, तो मेरे 3 मम्मी हैं। तो ये इतना सुखद है। तो मैं उसी कंटिन्यूशन में ये कहना चाहता हूँ, ये असंभव घटना नहीं है, ये संभव ही है, और उसके पीछे समझदारी की रोशनी है ही। और ये प्लेन वाली जो बात है उसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरे बाजू में बैठा व्यक्ति से मुझे क्या मिलेगा, यही एक बात है, इसीलिए बात नहीं करते। जबकि बस में बैठने वाला व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं, केवल होने भर से भी मज़ा है। मेरे साथ कोई प्रवास कर रहा है, मेरा कोई सहयात्री है, तो उसके साथ में बात करके सुख पाऊँ, तो वहाँ वो भोग वाला मामला नहीं है। धन्यवाद। मुझे अपना एक लाइफ से शेयर करना था। तो मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने 12वीं पास किया, उसके बाद पढ़ाई नहीं की। तो फॉर मी, मैं मेरे गांव में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, ऐसी जगह पे मैं पला बड़ा। तो मेरे लिए लाइफ ऐसा था कि 20,000 कमाते कमाते ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि कभी घर में कोई अर्निंग नहीं देखा, फाइनेंसिस क्रंचेस देखे, लेकिन संस्कार बहुत ज़बरदस्त देखे। मेरी माँ ने हमें जब बड़ा किया तो भगवान का रास्ता दिखाया, और ये ज़रूर दिखाया कि बेटा लाइफ में जब कभी बड़े बन जाओ ना, अगर किस्मत तुम्हारी साथ दे दे और तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओ, तो औकात मत भूलना कि तुम कहाँ से उठ के जग गए हो। तो जो कि मैं आज वन ऑफ द प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो वो बचपन में जो मुझे नहीं मिल पाया था ना, तो मेरी आधी ज़िंदगी, अभी अगर मैं उसको आधी करूँ 15 साल, तो वो लड़ाई मेरी प्रूव करने में रही। अंग्रेजी मैंने घर पे सीखी, कंप्यूटर मैंने घर पे सीखा, इवन वन ऑफ द लाइक बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर्स मैंने सीखे घर पे, और यहाँ तक कि मैंने ड्राइंग्स, मैं पेंटिंग करता हूँ, वो मैंने घर पे सीखी। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जो कि मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है। इट्स नॉट वर्किंग, तो ओके नाउ इट्स वर्किंग। तो वो अभी मेरे को लगता है कि और टचवुड, मेरे आज के डेट में मेरे आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन एज वेल। तो 29 की एज में मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरी माँ के संस्कार, वो मुझे आज भी, मैं जब कभी बस पे बैठता हूँ या मैं कभी रोड पे खाना खाता हूँ ठेले पे, तो मैं कभी पेन नहीं है मेरे लिए वो। तो मेरे को लगता है कि वो बहुत अंदर से भरा पड़ा है। मेरे को बहुत ट्रेन किया गया मेरी माँ के द्वारा, मेरे समाज के द्वारा, कि कभी अपने संस्कार नहीं छोड़ना। जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि आपकी जो वाइफ है उन्होंने आपको नहीं छोड़ा आपके बुरे वक्त में, वो संस्कार हमारी पूरी भारतवर्ष ने दे रखा है। तो मेरी माँ के पास पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं थी, नॉलेज नहीं था, दुनिया नहीं देखी थी, बट एक चीज़ था, वो था संस्कार, और वो उसने मुझे दिया। एंड आई थिंक वही संस्कार की वजह से मेरी वाइफ अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। सी हैज़ ऑलरेडी क्रैक्ड 1, अभी उसमें वो गई नहीं, वो बहुत छोटे लेवल पे था। नाउ सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एडवांस लेवल ऑफ दैट। थैंक यू। हेलो, सबको नमस्कार। मेरा नाम दिलीप है। हेलो। और मैं दिल्ली से हूँ और आज ही मैंने ज्वाइन किया है। भैया जी एक कह रहे थे कि भाई जो हमारी 3rd क्लास है उसमें अक्सर लोग जल्दी जुड़ते हैं, और 2nd क्लास और इवन एयरपोर्ट उस प्लेन में अक्सर आदमी बातचीत भी नहीं करते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि अक्सर आदमी वो इकट्ठे होते हैं जो एक जैसा दुख झेलते हैं। जिन्होंने अपने आप को एक जैसे दुख में देखा, वे तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जिन्होंने एक जैसे दुख नहीं झेले हैं। अक्सर एक थ्योरी है कि भाई कॉमरेड्स कौन होते हैं। कॉमरेड्स वो होते हैं जो एक जैसी परिस्थितियों में जो दुख झेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। धन्यवाद। बढ़िया। चलिए, परिवार जिसको हम कह रहे हैं, अभी परिवार में भी तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं जो नहीं घटनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक मानवीय अपेक्षा, हम ये अपेक्षा करते ही हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे व्यवहार करे। जैसे आप मेरे घर आओ, मैं आपका नाश्ता कर लूँ, ऐसा तो उम्मीद नहीं करते हो। मेरे को आदमी का मीट बहुत स्वाद लगता है, तो
तो इसका मतलब है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ अपेक्षा तो किसी भी समाज में है ही है। ये तो मिनिमम मानवीय अपेक्षा है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ये मैन टू मैन वेरी करेगा। और जहाँ वो नहीं है, जैसे अभी मान लो अफगानिस्तान में नया रूल आ गया, उन्होंने कह दिया कि बेटियों को घर से नहीं निकलना है, या उनको निकलना है तो बिल्कुल कपड़ा बंद करके निकलना है। किसको स्वीकार होगा? क्या कितना, देखो हम हमारे लिए न्यूज़ है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी रोक दी गई है उसको कैसा लगता होगा? तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जॉब नहीं करोगे, उसको कैसा लगता होगा? तो इसका मतलब है कि फिर घूम फिर के ये बात आती है कि एग्जिस्टेंशियली मानव चीज़ क्या है। फिर सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस देश से हैं, किस परिस्थिति में। सवाल इस बात का है कि मानव एग्जिस्टेंशियली चीज़ क्या है और वो चाहता क्या है और उसके जीने का स्वरूप कैसा है, सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप कैसा है। ये पहचाने बिना हम सब जगह अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बचाएंगे। कोई उसको अपना सही सिद्ध करेगा, दूसरा अपना सिद्ध करेगा। हम दूर क्यों जाएं? हमारे अपने परिवारों में हम इससे जूझ रहे हैं ना। जो हमको ठीक लगता है वो हमारे माँ बाप को ठीक नहीं लग रहा है, जो माँ बाप को ठीक लग रहा है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है। एक दूसरे के लिए सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे दिल में पीड़ा है, दोनों के दिल में पीड़ा है ना, कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये छोटे रूप में है, बड़े रूप में इससे और बड़ी घटनाएं। 50 साल पहले ऐसा नहीं था। 50 साल पहले इससे और बुरी परिस्थितियां कुछ अलग डायमेंशन में थी। भाई सती प्रथा थी, या आपस में छुआछूत था, या आपस में किसी और तरह की परेशानियां थी। तो किसी एक तरह की परेशानियां खत्म हो गई, किसी दूसरे तरह की परेशानियां शुरू हो गई। तो जब तक मानव के पास में सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप, उसको पाने के लिए शिक्षा, उसको जीने के लिए व्यवस्था, तीनों का संरक्षण करने के लिए संविधान नहीं होगा, तब तक हम एक तरह की प्रॉब्लम से निकलकर दूसरे तरह की प्रॉब्लम में जाएंगे। ऐसा होगा ही। और ये सारी प्रॉब्लम मात्र इस बात की सूचना है कि तुम मानव को नहीं समझे हो। सिंपल। तो मानव को समझने के लिए ये प्रस्ताव मात्र है। शरीर मर जाएगा, आदमी को नया शरीर मिलेगा, कोई झंझट नहीं है। मतलब यदि बहुत बड़े कैनवस पे देखेंगे, हमारा कोई मरता है, हमको दुख होता है, ये एक घटना है। लेकिन किसी प्लेनेट के लेवल पे जब चीज़ों को देखोगे तो आदमी का मरना जीना एक घटना है, चलता रहेगा। कोरोना काल में कितने लोग निपट गए? 50 लाख का डेटा है, सरकारी डेटा 4 लाख का है ना। और यदि एक गांव में 5 लोग मरे तो इस देश में 7 लाख गांव हैं, तो 35 लाख डेटा मिनिमम आएगा। और ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है ना। अब यहीं सर्वे कर लो, अपने अपने गांव में बोल दो कितनी गिनती हुई, आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर्वे कितना आ रहा है। कितने गए? 110 गए। 110। कोई और? 30 लोग गए। और बोलो। 15 गए। और बोलो। 15। 50 गए। और बोलो। और बोलो। 35 गए। और बोलो। 10। और बोलो। 2200 घर है। हाँ। जेसीबी कंटिन्यूसली शमशान में रहता था। ठीक हो गया। अब इस डाटा को देखोगे तो ये कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब है कि 30 से 50 लाख का डाटा गलत नहीं है। अब 30 से 50 लाख लोग गए, है ना। तो धरती पे ऐसी इस तरह की गलतियां चाहे चाइना ने किया या कोई महामारी की वजह से हुआ, ये गलतियां होती रहेंगी और कोई ना कोई जाते रहेंगे। 30 साल बाद जाते, 30 साल पहले चले गए। कोई परिवार उसको झेलता है, कोई उसकी परेशानी आती। फाइनली ये पूरा घटनाक्रम संसार में सोचने के लिए हमको बाध्य करता है, हमारी सोच को इग्नाइट करता है। नहीं यार, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना था। और उसके लिए फिर आदमी सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो मानवता के इवॉल्व होने का यही क्रम है। घर में झगड़ा होता है तो क्या होता है? घर में जोरदार झगड़ा हो जाए उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? चलो बैठ के बात करेंगे। फिर बैठ के बात करते कोई ना कोई बैरियर तो टूटता है, कोई ना कोई हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं, कोई ना कोई चीज़ समझने के लिए बाध्य होते हैं, या अलग ही हो जाते हैं। अलग होने के बाद फिर सोचते हैं ये अलग क्यों हो गए। तो अलग होएंगे तो सोचेंगे, साथ रहेंगे तो सोचेंगे, झगड़ा करेंगे तो सोचेंगे।
तो इसका मतलब है कि जैसा अपन पहले चर्चा की है कि जैसे एक बच्चा घर में पैदा होता है, किसी उम्र तक वो सुसु पोटी करता है, किसी समय तक वो चलना सीखता है, तब तक गिरता रहता है। तो मानव जाति जब तक जागृत नहीं होगी तब तक गिरती रहेगी, गिराती रहेगी। ये क्रम है। अपने क्या करना है? अपने क्या करना है? रोना गाना करना है बस। तो अपने को एक ही काम करना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाने से मानव कैसा होता है, उसको एजुकेशन में कैसे लाया जाए, उसको समाज में कैसे लाया जाए। संयोग है कि एक ऐसी चीज मिल गई है जिस पे बात हो सकती है। तो बात करना आदमी से इतना आसान नहीं है। ये बात करने का तरीका आप देख रहे हो। जो कहा जा रहा है आपको मानना नहीं है, और आप जहां से क्वेश्चन ला सकते हो क्वेश्चन लाओ, आंसर मिलेगा। इससे खुलापन और क्या हो सकता है? जो मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं वो आपको मानने की जरूरत नहीं है, उसको हम जांचेंगे और आपको जहां से प्रश्न ला सकते हो ले आओ, बात होगी। इससे खुलापन और कुछ नहीं हो सकता। प्रक्रिया तो ऐसा हमारा ध्यान चला जाए। तो घटनाओं से सुखी दुखी होने की बजाय, घटनाओं पे प्रतिक्रिया करने की बजाय, घटनाओं के साथ सहमत असहमत होने की बजाय उसकी घटना के नियम में चले जाएंगे, घटना की प्रक्रिया में चले जाएंगे, तो इससे हमारे सोचने की प्रक्रिया भी विकसित होगी, इससे हमारे समझने की प्रक्रिया भी विकसित होगी, जो कि मानव का मौलिक काम है। मानव का मौलिक काम ही है। किसी घर में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके डेथ होने के बाद घर वालों का सोचने का तरीका बदल जाता है। ऐसा मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविरों में लगातार देखा। जिन बच्चों के मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब 18-20 साल, अब जिनके फादर की डेथ हो गई, वो लड़का एकदम बदल जाता था। तो जिनके घरों में मतलब जिनके आसपास के लोगों में कोई चीज से डेथ हो जा रही है, डेथ होना एक घटना है, उसका दुख एक बात है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट यदि आप देखोगे तो पता चलता है कि कई लोग की जिंदगी उससे बदल जाती है जो अदरवाइज नहीं बदलती। तो हम किसी घटना का एक पहलू देख रहे होते हैं, उस घटना का दूसरा पहलू देखेंगे, यदि पॉजिटिव पहलू भी देखेंगे, और यदि समाज की आंखें थोड़ी खुली हुई होंगी तो हर घटना को पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है। जिंदगी का नियम है, एक दरवाजा बंद होता है तो 2 दरवाजे पहले खुल जाते हैं। हमारा ध्यान बंद होने वाले दरवाजे पे रहता है, खुलने वाले दरवाजे पे हमारा ध्यान रहेगा तो घटनाओं से हम दुखी नहीं होंगे। प्रकृति पूर्ण है, पूर्ण है तो उसमें कोई कमी नहीं है। वो एक दरवाजा बंद कर रही है तो इसका मतलब है वहां का कोर्स पूरा हो गया। एक दरवाजा बंद होने के पहले 2 दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारा ध्यान कहाँ है? ये बंद क्यों हो गया, ये तो मेरा तो यही था। और जहां 2 खुले हैं उधर हमारा ध्यान नहीं। तो जिंदगी के ढंग से देखेंगे तो पिक्चर अलग है, घटनाओं के ढंग से देखेंगे तो पिक्चर अलग है, शरीर के ढंग से देखेंगे तो पिक्चर अलग है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।